स्क्रिप्ट सेशन। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट का एचटीएमएल सीएसएस तुम लोगों ने पढ़ लिया था। अब जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे कैसे जो तुम्हारा वेब पेज है उसको इंटरैक्टिव बनाते हैं। तो एकदम स्क्रैच से करेंगे, बेसिक कोई प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का नीड क्या है, क्यों चाहिए रहेगा जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल और सीएसएस से तो स्टैटिक पेजेस तो बना ही सकते हैं, और थोड़े बहुत इवेंट्स भी कर सकते हैं, जैसे सीएसएस में हॉवर वगैरह पढ़ा होगा तुम लोगों ने। बट जावास्क्रिप्ट से क्या हम लोग उसमें इंटरेक्शन ला सकते हैं, इवेंट हैंडल कर सकते हैं। कोई चीज क्लिक हो रही है तो कोई दूसरा इवेंट आए, कोई चीज को कुछ और रिस्पॉन्स दे कुछ होने पे, मैथ ऐड कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड बोथ इन फ्रंट एंड बैक एंड। ठीक। तो और आप लोग पता होगा शायद जावास्क्रिप्ट मतलब वेब डेव में तो यूज ही होती, और रिएक्ट नेटिव के बारे में अगर किसी को पता होगा तो रिएक्ट का ये सबसेट है। तो रिएक्ट नेटिव क्या करता है, हमको मोबाइल ऐप बनाने में भी हेल्प करता है, और मोस्टली ब्राउज़र गेम्स में भी हम लोग को जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। और ये स्मार्ट वॉच ऐप मैंने इसलिए डाला है क्योंकि 2014 में एक स्मार्ट वॉच आई थी पेबल करके। तो उसका पूरा इंटरफेस जो था वो पेबल जेएस जावास्क्रिप्ट से ही बेस्ड था। और इवन दो जिस प्लेटफॉर्म पे मैंने स्लाइड्स बनाई, ये slides.com, ये तक रिवील डॉट जेएस करके एक फ्रेमवर्क है, उस पे बेस्ड है। उससे हम लोग एचटीएमएल की प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकते हैं। ठीक। तो और जावास्क्रिप्ट बेसिक कमांड्स वगैरह चलाने के लिए क्या चाहिए रहेगा हम लोग को, जैसे क्रोम पे इंस्पेक्ट करना तो आता ही होगा सबको डेवलपर टूल से। लाइक ऐसे, ये तो बताया ही था एचटीएमएल वाले में और उसमें भी। तो देखो, जैसे ये हम लोग का कंसोल है, आप यहाँ पे जाओगे एलिमेंट्स पे एचटीएमएल और इधर सीएसएस का आ जाता। यहाँ कंसोल पे जाओगे तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख सकता। फॉन्ट साइज तो आई गेस सही है, सबको दिख रहा होगा। तो जैसे आप बेसिक कमांड्स वगैरह सब चला सकते हैं। तो इस पे अभी इस सेशन का आधा काम तो मैं इसी पे करूंगा, बाद में आपको दिखाऊंगा कि एचटीएमएल और सीएसएस फाइल से कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे बेसिक चीज किसी भी लैंग्वेज का आता है सबसे पहले वेरिएबल्स। तो देखते वेरिएबल्स वगैरह कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल जैसे नाम में ही है, वेरिएबल मतलब कोई चीज जो भी वैरी करती है, जिसको हम लोग बाद में कभी भी चेंज कर सकते हैं, तो वो होता है वेरिएबल। वेरिएबल में कोई भी डेटा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे डेटा टाइप्स, इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, ठीक, एरे वगैरह सब वेरिएबल के अंडर आते हैं। और देखना, मैं इस पे यूज करूंगा कंसोल डॉट लॉग करके। सो कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, कोई भी चीज हम लोग को कंसोल में प्रिंट करनी है, उसके लिए एक फंक्शन है बस। ऐसा समझ लो कंसोल डॉट लॉग, जैसे कंसोल डॉट टू करा तो टू प्रिंट हो गया कंसोल में। ठीक। सो अब देखते हैं वेरिएबल हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। सो बेसिक वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स ऐसे रहता, पहले वैर एक रिजर्व कीवर्ड है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, वैर उसके बाद वेरिएबल का नाम, जैसे वैर एक्स, तो एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। और जरूरी नहीं है कि जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो उसी टाइम उसको डिफाइन करें। लाइक यहाँ पे मैंने एक्स एम्प्टी छोड़ा, बट स्टिल इट्स अ वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन। और जो वेरिएबल पहले से डिफाइन नहीं होते, जैसे यहाँ पे एक्स डिफाइन नहीं है, जेड डिफाइन नहीं है, जबकि वाई को मैंने वैल्यू दी है, तो एक्स और जेड विल बी कॉल्ड एज अनडिफाइंड वेरिएबल्स। और हम लोग वेरिएबल है तो जैसे मैंने बताया, वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी कर सकते हैं, हम लोग बाद में कभी भी उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और अनलाइक सी या सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट में क्या एडवांटेज रहता कि हम लोग को उसका टाइप नहीं बताना पड़ता। जैसे कि तुम लोग सी पढ़ रहे हो, उसमें देखा होगा कि इंट स्ट्रिंग ऐसे करके डिफाइन करना रहता, बट जावास्क्रिप्ट में बस वैर डिक्लेयर कर दो, उसके आगे जो भी डेटा टाइप दोगे वो ले लेगा। ठीक। और जरूरी नहीं कि एक डेटा टाइप दिया तो उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। सो फॉर इंस्टेंस यहाँ जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स बराबर 5, तो अभी तो ये इंटीजर है, बाद में मैं इसको चेंज करके जैसे एक्स बराबर ट्रू कर दिया तो ये बूलियन हो गया। तो सही नहीं कि जैसे मैंने एक्स 5 दे दिया तो एप एक्स इंटीजर वैल्यू लेगा, एक्स की वैल्यू चेंज भी, डेटा टाइप भी चेंज कर सकते किसी वेरिएबल का। तो ये था वेरिएबल के बारे में। और वेरिएबल नेमिंग रूल्स हर लैंग्वेज में होता, इसमें क्या है कि किसी भी लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, डॉलर साइन से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर से, या स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, डॉलर साइन या फिर अंडरस्कोर। और बट रेगुलर प्रैक्टिसेस में डॉलर साइन अवॉइड करना रहता, क्योंकि आप आगे चल के जे क्वेरी वगैरह पढ़ोगे तो उसमें डॉलर साइन एक रिजर्व कीवर्ड होता, तो उसको वेरिएबल में यूज करने से एम्बिग्यूटीज आती।
सो लाइक जैसे मैंने यहाँ 4 डिफाइन कर रखे हैं, var डॉलर बराबर कुछ भी स्ट्रिंग अंडरस्कोर बराबर, तो मैं कुछ भी डिफाइन कर, जरूरी नहीं एक ही डॉलर दें। लाइक var डॉलर डॉलर बराबर कुछ भी दे दिया मैंने स्ट्रिंग, तो ये भी वैलिड है। और ये भी वैलिड है, ये सब वैलिड है। ओके, तो ये था वेरिएबल नेमिंग रूल्स। और वेरिएबल नेम्स हम लोग नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे वन नेम करके, अगर मैं इसको वन नेम की जगह वैर नेम वन करता तो वो करेक्ट होता। लाइक वन एन बराबर 5, ये देखो सिंटैक्स एरर आ रहा है, बट इसकी जगह अगर मैं एन वन करता तो ये करेक्ट है। मतलब स्टार्टिंग लेटर में सिर्फ यही तीन हो सकते हैं, या तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर हो, या डॉलर, या अंडरस्कोर। अब ये डेटा टाइप्स आते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो पहला होता है नंबर, और नंबर में एक चीज देखो, जैसे मैंने यहाँ डिफाइन कर रखी है 129.5.984, तो नंबर में भी हम लोग को डिफाइन नहीं करना रहता है कि वो एग्जैक्टली इंटीजर वैल्यू है या फिर फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू जानते हो कि डेसिमल वैल्यूज वगैरह, ये हम लोग अलग से डिफाइन नहीं करती। एक ही डेटा टाइप है नंबर, वो सब लेगा, इंटीजर भी लेगा, फ्लोट लेगा, सब लेगा। और ये नोटेशन भी आई गेस मोस्ट ऑफ द लोग जानते ही होंगे। E5 मतलब 123 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 5, शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है डिक्लेयर करने के लिए। तो ये तो हो गया नंबर के बारे में। अब आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सिंगल कैरेक्टर भी एक स्ट्रिंग के अंदर ही आएगा जावास्क्रिप्ट में। और जैसे पूरी स्ट्रिंग है, किसी में स्पेसेस हैं किसी में नहीं है, कैसा भी वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है तो स्ट्रिंग के अंदर आएगा। बूलियन तो सब जानते होंगे, ट्रू या फॉल्स, तो वैल्यू लेता। और उसके बाद आते हैं नल और अनडिफाइंड। तो नल और अनडिफाइंड में फर्क ये होता कि नल में क्या होता, हम लोग खुद से एक वेरिएबल की वैल्यू दे रहे हैं नल, जबकि अनडिफाइंड में बस वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ दे रहे हैं। तो जैसे मैं दिखाता इधर, जैसे वैर एक्स बराबर नल, तो अब एक्स क्या है? नल। अब वो अनडिफाइंड लिख के आ रहा है, बट क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही होता, बट यहाँ पे सिर्फ अगर मैंने वैर वाई करके छोड़ दिया तो दिस इज नल बट दिस इज अनडिफाइंड। अल्टीमेटली दोनों का मीनिंग सेम है, बट नल किसी को बताने के लिए हम लोग उसको एक्सप्लिसिटली नल बताते हैं, जबकि अनडिफाइंड में बस डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। वी आर नॉट डिफाइनिंग इट विद समथिंग। और उसके बाद आते हैं हमारे डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट्स ऐसे तो कह सकते हैं हम लोग कि बेसिकली एवरी डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट इज अ काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बट लेकिन आगे चल के ऑब्जेक्ट अच्छे से डिफाइन करेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसमें सेट ऑफ थोड़ी प्रॉपर्टीज और मेथड्स होता है, जो कि बाद में अच्छे से बताऊंगा मैं। ठीक। और जैसे अभी वो सब बताया मैंने वेरिएबल्स, अब उन्हीं वेरिएबल्स के लिए बेसिक ऑपरेटर्स, ये तो सभी को आते होंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशिएशन, ये सब, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मॉडुलो, मैं दिखा भी देता हूँ। और एक्सपोनेंशियल जो ऑपरेटर था वो ES 2016। ES क्या होता है? ECMA स्क्रिप्ट। सो ECMA स्क्रिप्ट एक बेसिक जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड होता है, जो कि वो कुछ साल बाद रिलीज करते रहते हैं। उसमें नए टर्म्स निकालते हैं, नए कीवर्ड्स, नए फंक्शंस, जिससे और ऑप्टिमाइज हो सके जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड को ECMA स्क्रिप्ट कहते हैं। तो एक्सपोनेंशिएशन भी जैसे ये है, var x इज इक्वल टू 5 की पावर 2, तो ये दे देगा 25, 5 की पावर 2, ये होता है एक्सपोनेंशिएशन। बाकी सब आते ही होंगे, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करा। डिवीजन, मॉडलो वगैरह, मॉडलो रिमाइंडर दे देता है, मॉडलो बता दे रहा एक बार। जैसे 5 मॉडलो 2 है, तो रिमाइंडर दे देगा 1। अब कंसोल डॉट लॉग एक्स करा मैंने, 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 को 2 से डिवाइड कर रिमाइंडर 1। ये बेसिक बेसिक ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आती हैं, एक प्लस प्लस करने से एक वैल्यू ऐड हो जाती, एक माइनस माइनस करने से एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती। ये होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये ऑपरेटर्स हो गए। अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है? जैसे किसी आप वेरिएबल की वैल्यू आपको उसी लाइन में चेंज या सब्ट्रैक्ट करनी है, तो जैसे कि इक्वल टू तो जानते हो कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में दे दी। जैसे x डिक्लेयर करा, x इज इक्वल टू वाई कर दी, तो y की वैल्यू x कॉपी कर लेगा, x की वैल्यू y के इक्वल हो जाएगी। प्लस इज इक्वल टू, x की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो तो रहेगी, साथ ही साथ उसमें y की वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन इसका ऐसे होता है, x प्लस इज इक्वल टू वाई। एक्चुअली कोड कर क्या रहा है? x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक, तो जैसे कि x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 3 थी, तो x प्लस इज इक्वल टू वाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5।
ऐसे ही माइनस इज इक्वल टू डिक्रीमेंट करके एक्स में एक्स की वाई की वैल्यू घटा देगा, एक्स माइनस इज इक्वल टू वाई। ऐसे ही बाकी सब के लिए जो भी पढ़ा था हम लोगों ने, मॉडलो, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन भी वैसे ही, जैसे x बराबर 5 लिया था, तो यहाँ पे x एस्ट्रिक एस्ट्रिक इक्वल टू अगर 2 करता, तो उसका मतलब यही होता था x इज इक्वल टू 5 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2। तो ये तो बेसिक है, ये तो समझेगा होगा। अब इसके बाद आते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स मोस्टली लोग जानते होंगे, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि यहाँ पे या इसमें कैरेक्टर्स WEBD स्पेस, इवन दो स्पेस विल बी काउंटेड एज अ कैरेक्टर। मतलब अगर हम लोग पूरा स्ट्रिंग लेंगे तो इसमें इसकी लेंथ कितनी आएगी, 4 + 1 5 प्लस जितनी वर्कशॉप की लेंथ होगी, ये पूरी स्ट्रिंग की लेंथ होगी। ये हो गया स्ट्रिंग। अब बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशंस में आते हैं। सबसे पहला तो ये देखो, गेटिंग कैरेक्टर्स। कोई भी स्ट्रिंग है उसका कैरेक्टर कैसे, जावास्क्रिप्ट में भी जीरो बेस इंडेक्सिंग होता है, लाइक मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जैसे लास्ट एग्जांपल के थ्रू बताता मैं। जैसे where नेम इज इक्वल टू वर्कशॉप। अब इसका जीरो पोजीशन पे कैरेक्टर क्या है, W, फिर फर्स्ट पोजीशन पे 0 O, फिर सेकंड पोजीशन पे R। तो नेम ऑफ 2 जैसे हम लोग करेंगे तो R आ गया, ठीक। 0 1 2 जीरो बेस इंडेक्सिंग होता है जावास्क्रिप्ट में भी। तो ये तो कैरेक्टर्स कैसे आते हैं। अब देखते हैं कॉन्केटिनेशन, दो या उससे ज्यादा स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कैसे करते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग डिक्लेयर की, एक का नाम फर्स्ट नेम लिवाई, एक का नाम सेकंड नेम एकरमैन। तो जैसे मेरे को दोनों को ज्वाइन करना है, मतलब पूरा लिवाई प्लस एकरमैन आ जाए, तो डायरेक्ट हम लोग दोनों स्ट्रिंग्स के बीच एक प्लस का सिंबल लगा देंगे, तो वो फुल नेम में लिवाई एकरमैन दोनों आ जाएगा। जैसे N1 में हम लोगों ने ले लिया कुछ नो, और ठीक। अब ये N1 और N2 को हम लोग को कॉन्केटिनेट करना है। मान लो उसको किसी N3 में स्टोर कर रहे हैं, तो हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, where N3 इज इक्वल टू N1 प्लस N2। ठीक। अब हम लोग का N3 क्या स्टोर करेगा, नो प्लस यप दोनों। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, दिखाता हूँ N3 की वैल्यू क्या है, तो क्या नो यप, है ना। ये देखो, ये स्ट्रिंग थी, ये स्ट्रिंग थी, दोनों कॉन्केटिनेट, दोनों जुड़ गई। तो बेसिक कॉन्केटिनेशन ऐसे ही होता है। अब आगे देखते हैं एक टेम्पलेट स्ट्रिंग वे। सो अभी जैसे अब हम लोग जब HTML वगैरह से इंटीग्रेट करना सीखेंगे, तो जैसे कि हम लोग को कोई स्ट्रिंग मिल रही है, उसके अंदर कोई एक छोटा सा वेरिएबल डालना है। जैसे नेम में हम लोगों ने क्या लिया था, वेबडी। यहाँ पार्डन कर रहे हैं, यहाँ पे वेबडी नहीं होगा, यहाँ नेम होगा, सॉरी। तो जैसे हम लोग को नेम में क्या स्टोर करा, वेबडी द स्ट्रिंग नेम इज, और ये टिल्डे साइन करके मैं बताता हूँ। ये नेम वेरिएबल में हम लोगों ने स्टोर करा वेबडी। अब हम लोग कोई str करके ले लेते, ऐसे। ये टिल्डे ऑपरेटर आई गेस आता होगा सबको। फिर एक डॉलर साइन, फिर कर्ली ब्रेसेस, उसके आगे इस वेरिएबल का नाम, ना कि स्ट्रिंग का नाम, इस वेरिएबल का नाम आएगा। ठीक। दिस स्ट्रिंग नेम इज, फिर उसके बाद ये डॉलर नेम से हम लोग को वो वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर एक्सेस हो जा रहा है। तो ये भी कॉन्केटिनेट करने का तरीका है इन टेम्पलेट स्ट्रिंग में। क्योंकि बार बार हम लोग को प्लस लगाने से कभी कभी एम्बिग्यूटी आ जाती है, कभी मान लो उसमें कुछ हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी दे रहे हैं, तो ये प्रेफर करते फिर ये मेथड। तो ये तो हो गया कॉन्केटिनेशन। और स्ट्रिंग की लेंथ करना, बेसिक स्ट्रिंग का मेथड। जैसे नेम बराबर है तो n बराबर नेम डॉट लेंथ लेंगे, तो इसकी पूरी लेंथ आ जाएगी कितनी, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स। ये भी करके बता दे रहा। जैसे यही स्ट्रिंग थी, ये दिस स्ट्रिंग नेम इज वेबडी, अगर हम लोग करते हैं str डॉट लेंथ, देखो 24 आ गया। इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर 4 ये प्लस स्पेस 24। ठीक, पूरे स्ट्रिंग की इंक्लूडिंग स्पेसेस, क्योंकि मैंने बताया स्पेसेस भी एज अ कैरेक्टर ही ट्रीट करता है वो स्ट्रिंग में। तो पूरी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आ गई, 24। तो ये तो हो गया दो तरह से कॉन्केटिनेशन, और कैरेक्टर्स कैसे लेते हैं हम लोग, और स्ट्रिंग की लेंथ कैसे आती। ठीक। और भी काफी सारे मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग के, तो यहाँ पे मैं बेसिक बेसिक बता दे रहा।
एक तो होता है टू अपर केस, जो भी स्ट्रिंग है वो अपर केस में आ जाएगी। जैसे इसी स्ट्रिंग को लेते तो str डॉट टू अपर केस। अब मैंने ऐसे करा तो पहले तो ये कैमल केस में थी, पास्कल केस में थी, अब किस में आ गई, अपर केस में, सब कैपिटल लेटर ले गए। अगर मैं इसी स्ट्रिंग को डॉट टू लोअर केस करता तो सब स्मॉल हो जाते, सिंपल। तो सब कैपिटल से सब स्मॉल हो गए। तो टू अपर केस से कैपिटल लेटर्स में जाते, टू लोअर केस से स्मॉल में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, str.slice, ये एरे वगैरह में भी यूज करेंगे, ये बताऊंगा। तो स्लाइस क्या करता, स्लाइस दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। एक लेता है हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स और उसके बाद लेता है डिजायर्ड लेंथ। सो सपोज जैसे कि मेरे को चाहिए कि मैं इसको स्लाइस करूं पहले कैरेक्टर से, तो पहले कैरेक्टर का इंडेक्स क्या होगा, 0। फिर मैंने कॉमा दिया, फिर कॉमा देने के बाद मैं चाहता हूँ सिर्फ दिस आए, तो दिस की लेंथ कितनी है, 4। तो 0,4 करूंगा अगर मैं, तो देखो दिस आ गया। ठीक। फिर से बता रहा हूँ, जो पहला आर्गुमेंट होता है वो होता है किस इंडेक्स से स्लाइस करना है। सेकेंड आर्गुमेंट इज तुम्हें आउटपुट जो स्लाइस करने के बाद स्ट्रिंग आएगी उसकी डिजायर्ड लेंथ कितनी चाहिए। तो जैसे मैं फिर से करके बताता, जैसे अब मेरे को एस से लेना है, तो एस का इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 और 5। एस का इंडेक्स 5 है, 5 कॉमा, अब चलो मान लो हम 10 लेंथ की स्ट्रिंग ले लेते हैं, 5 के बाद से 10 लेंथ की आ जाए। ठीक। तो एस टी आर आई एन, यहां से काउंट करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन तक आया, तो 10 लेंथ की स्ट्रिंग आ गई। ठीक। अब अगला आता है रिप्लेस। रिप्लेस में तो वही रहता कि कोई भी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। पहला आर्गुमेंट सर्च वैल्यू, जो आपकी स्ट्रिंग में जाके सर्च करेगा कि ये वैल्यू को रिप्लेस करना है, और दूसरा आर्गुमेंट रिप्लेस वैल्यू, ये वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो जैसे वेबडी को अगर मैं रिप्लेस करूं, दिस स्ट्रिंग नेम इज डी वेब, वेबडी को मैंने डी वेब से रिप्लेस कर दिया, तो दिस स्ट्रिंग नेम इज, यहाँ पे वेबडी हटके डी वेब आ गया। ठीक। इतना तो क्लियर होगा सबको। और फिर लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, मान लो आपकी एक स्ट्रिंग में काफी सारे कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं। मान लो जैसे कोई यही वाली स्ट्रिंग थी, दिस स्ट्रिंग नेम इज वेबडी। अब इसी में देख लो कि जैसे एस दो बार आ रहा है, एक बार इधर आ रहा है, एक बार इधर, तो दोनों की अलग अलग पोजीशन होगी। तो जो लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, जो भी कैरेक्टर दोगे तो उसका जो भी लास्ट अकेरेंस होगा उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो जैसे मैं कहता लास्ट इंडेक्स ऑफ एस, ठीक, 18, ये आ गया। ऐसे ही लास्ट इंडेक्स वाला हो गया, बस जो भी कैरेक्टर उसका जो लास्ट पोजीशन होगा वो रिटर्न कर देगा। ठीक। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट एरेज। तो एरेज भी मोस्टली ऑपरेशन जो होते हैं वो स्ट्रिंग जैसे ही होते हैं, बट डेटा टाइप डिफरेंट है। तो एरे इज द कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। तो और जावास्क्रिप्ट की क्या एडवांटेज रहती कि एक ही एरे में हम लोग सेम और डिफरेंट डेटा टाइप दोनों स्टोर कर सकते हैं। लाइक अभी मैं एरे डिक्लेयर करना बताता, फिर बताता। मतलब जरूरी नहीं है कि एक एरे में हम लोग सिर्फ नंबर्स या फिर इंटीजर स्टोर करें, एक एरे में हम लोग इंटीजर वगैरह भी और स्ट्रिंग वगैरह भी सब स्टोर कर सकते हैं। और ये सिंटैक्स रहता, जैसे कि पहला एरे है तो उसमें मैं 3 स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ, एक CTRL, एक ALT, एक DLT। ठीक, कंट्रोल और लेल। तो इसमें क्या है, तीनों का डेटा टाइप स्ट्रिंग है। जबकि दूसरी एरे में क्या स्टोर कर रहा हूँ मैं, कैन माइक 23 ऑफ फॉल्स, दो का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, एक का नंबर है, एक का क्या है, बूलियन। तो ये एरे भी फीजिबल है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मैं डिक्लेयर की, तो ये भी सही है, वरना सिंटैक्स एरर दे देता कुछ। ये एरे भी हम लोग बना सकते हैं। और अब एरे के बेसिक ऑपरेशंस, एरे ऑफ इंडेक्स से वही एरे का एलिमेंट आ जाएगा, एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट पुश, एरे डॉट पुश से एरे में कौन सा एलिमेंट ऐड करना है बैक साइड से वो डाल सकते हैं, एरे डॉट पॉप लास्ट एलिमेंट दे देगा एरे का, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, जो भी एलिमेंट डालोगे उसका इंडेक्स, एक एक करके बताता। जैसे ये एरे टू थी, तो एरे टू का सेकेंड एलिमेंट 23, जीरोथ एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट 23। ठीक। और एरे टू डॉट लेंथ, लेंथ दे देगा कि 4 एलिमेंट्स की एरे है, तो एरे टू डॉट लेंथ वो आ गया। अब एरे डॉट पुश,
अब मैं इसमें कोई भी डेटा टाइप पुश कर सकता, जरूरी नहीं कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप करूं। जैसे मैं एक और इंटीजर पुश कर देता 44, सॉरी, एरे इज नॉट, एरे 2 है, एरे 2 डॉट पुश 44। तो अब एरे की लेंथ कितनी होगी 5। अब अगर एरे 2 हम लोग देखें तो एरे 2 में देखो कैन, माइक, 23 फॉल्स और 44 ये सब आ गए अभी भी एरे 2 में, ये सब एलिमेंट्स हैं। अब अगले वाले देखते हैं एरे डॉट पॉप, जो कि लास्ट एलिमेंट दे देगा। एरे 2 डॉट पॉप लास्ट एलिमेंट 44 था, वही आ गया। अब लास्ट एलिमेंट हम लोग पॉप करके निकाल चुके हैं, इसलिए एरे में वापस से ओरिजिनल एरे बन गई, 4 एलिमेंट्स बचे। और एरे डॉट इंडेक्स ऑफ एलिमेंट करके उस एलिमेंट का इंडेक्स, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, जैसे 23 था हमारे में, तो उसका इंडेक्स सेकेंड है। यहाँ देखो उसका इंडेक्स सेकेंड है, 0th, 1st, 2nd। तो इतना क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट? सर अगर एरे में बहुत ज्यादा एलिमेंट्स, वो उसका कितने भी डाल सकते हैं। मतलब देखो, इसमें पहले से एरे का साइज नहीं डिफाइन करना होता सी या सी प्लस प्लस की तरह। जैसे एरे डॉट पुश में कितना भी करता रहूं, ठीक, पहले से साइज नहीं डिफाइन करना रहेगा कि इतनी एलिमेंट स्टोर कर सकता, तो हम लोग काफी एलिमेंट डाल सकते हैं। और कोई? एरे डिफाइन रेस, हाँ मतलब सारे एलिमेंट्स मैनुअली डालने पड़ेंगे, मतलब कोई कोड वोड जब तक लिखो तब तो मैनुअली डालने पड़ेंगे। हाँ, स्ट्रिंग के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करें। ठीक, तो अभी आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल फ्लो, बेसिक स्ट्रिंग एरे वगैरह तो क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग थोड़े कंडीशनल्स और लूप्स वूप्स वगैरह। तो और कंडीशनल पहले से पढ़ने से पहले एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना इसमें लास्ट के 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब ऑपरेटर्स तो पता ही होंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो और एक एग्जांपल इनके भी देख लो, जैसे 5 इज लेस देन 2 है तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट है, फॉल्स रिटर्न करेगा। 5 इज ग्रेटर देन 2 है, इनकरेक्ट है, ट्रू रिटर्न करेगा। करेक्ट है, सॉरी, ट्रू रिटर्न करेगा। 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, इनकरेक्ट है, फॉल्स। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, करेक्ट है तो ट्रू। अब देखो इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, तो बेसिक अगर दोनों का डेटा टाइप सेम है, जैसे 5 इक्वल टू 2 देख ही रहो गलत है तो फॉल्स, 5 डज नॉट इक्वल टू 2 सही है, 5 2 के इक्वल नहीं है, ट्रू रिटर्न कर रहा। अब मैं बताता हूँ ये डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में फर्क क्या होता है। तो डबल इक्वल टू क्या करता है कि डेटा टाइप नहीं देखता है, सिर्फ वैल्यू देखता है। सपोज जैसे एक स्ट्रिंग है, सॉरी एक नंबर है, उसका वैल्यू क्या है 5, और एक स्ट्रिंग है उसका वैल्यू क्या है 5। तो डबल इक्वल टू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि मैंने बताया डबल इक्वल टू जो है वो डेटा टाइप नहीं देखता। ठीक, वो सिर्फ वैल्यू देखता है, नंबर की वैल्यू अल्टीमेट क्या है 5, स्ट्रिंग की वैल्यू अल्टीमेट क्या है 5। जबकि ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, वो डेटा टाइप भी देखेगा, भले ही वैल्यू इक्वल हो। पहले उसने देखा वैल्यू, वैल्यू तो इक्वल है, फिर चेक करेगा डेटा टाइप। पहले का डेटा टाइप नंबर है, दूसरे का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो गलत है, स्ट्रिंग इक्वल टू नंबर नहीं कर सकते, इसलिए फॉल्स। तो ये होता है बेसिकली डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में फर्क। ऐसे ही डज नॉट इक्वल टू आता है, जैसे 5 डज नॉट इक्वल टू 2, और 5 डज नॉट, ये भी ट्रू आएगा क्योंकि पहले तो बेसिकली वही कंपेयर कर रहा है। अब जैसे 5 डज नॉट इक्वल टू हम लोग करते हैं ये वाला 5, स्ट्रिंग वाला 5, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 5 और 5 ट्रिपल इक्वल टू के लिए सेम नहीं है। तो इसलिए उसके जो कन्वर्स में भी वो ट्रू ही रिटर्न करेगा, क्योंकि ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ करता 5 डज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग वाला 5, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। समझिए क्यों? क्योंकि ये अज्यूम कर रहा है कि 5 इक्वल टू 5 है, क्योंकि ये डबल इक्वल टू का कन्वर्स है। तो अगर डबल इक्वल टू इन दोनों को सेम अज्यूम कर रहा है तो इसका कन्वर्स इसको फॉल्स ही अज्यूम करेगा। ऐसे ट्रिपल इक्वल टू इनको फॉल्स अज्यूम कर रहा है तो इसका कन्वर्स को ट्रू अज्यूम करेगा। ये समझे? तो नटशेल में डबल इक्वल टू डेटा टाइप नहीं देखता है, सिर्फ वैल्यू देखता है। जबकि ट्रिपल इक्वल टू डेटा टाइप भी देखता है, एक स्ट्रिंग है एक नंबर है, इसलिए इक्वल नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ये हो गया हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स।
अब सबसे पहले आता है लूप। लूप जानते हो, कोई पर्टिकुलर डेटा आइटम के थ्रू इटरेट करने के लिए या बार बार किसी चीज को रिपीट करने के लिए लूप का यूज करते हैं। तीन तरह के लूप है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। सबसे पहला बेसिक वाला फॉर लूप। एकदम इस बेसिक से बता रहा हूँ। फॉर लूप का सिंटैक्स कैसा रहता, सी या सी प्लस प्लस का आइडिया होगा, तो एकदम सेम उसके जैसे ही रहता। पहले स्टेटमेंट में हम लोग डिक्लेयर करते वो वेरिएबल जो कि लूप करेगा। स्टेटमेंट टू हमारी कंडीशन होती, जहां तक लूप करना है उस लिमिट तक। स्टेटमेंट थ्री क्या रहता, हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर रहता। तो स्टेटमेंट वन लूप चलने से पहले एग्जीक्यूट होती। स्टेटमेंट टू हमारी कंडीशन हो गई। स्टेटमेंट थ्री जब लूप के अंदर का कोड खत्म हो जाता उसके बाद एग्जीक्यूट होती है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ वाला है, तो जैसे फॉर वेर आई इज इक्वल टू जीरो, ये स्टेटमेंट वन, ये लूप चलने से पहले हमारा आई डिक्लेयर हो गया जीरो। स्टेटमेंट टू तो कंडीशन, वो तो चेक करेगा कि लूप वैलिड है कि नहीं, जीरो लेस देन फाइव है, वैलिड है, चलेगा। स्टेटमेंट थ्री, इसके अंदर का कोड जब हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे तो आई जीरो से क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस। जब कोड एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद आई की वैल्यू जीरो से क्या हो जाएगी, वन। ठीक। और लूप चला के दिखाई देता। जैसे आई की वैल्यू हम लोग करेंगे, ठीक, तो जीरो वन टू थ्री फोर, जीरो से चालू हुई, फाइव से कम होनी चाहिए थी तब तक चलेगा। जीरो हुई, वन हुई, टू हुई, थ्री, फोर हुई। जब फोर के बाद इंक्रीमेंट हुई, फोर के बाद जब ये लूप चल गया, कंसोल डॉट लॉग फोर हो गया, तो आई की वैल्यू प्लस प्लस होके क्या होगी, फाइव। फिर आके चेक करा इसने, फाइव लेस देन फाइव नहीं है, तो इसने लूप बंद कर दिया, लूप के बाहर आ गया। तो ये था बेसिक फॉर लूप। अब उसके बाद आता वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है, वाइल के अंदर जो कंडीशन है, एज अनटिल एंड अनलेस वो ट्रू, अनटिल अनलेस वो फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक वो चलता ही रहेगा, जब तक फॉल्स नहीं होगी। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर करा वेर आई इज इक्वल टू फोर, और वाइल के हम लोग अंदर कंडीशन लिख रहे हैं टिल द टाइम आई ग्रेटर देन जीरो है। जैसे ही आई जीरो हुआ या उससे कम हुआ, लेस देन इक्वल टू जीरो हुआ, लूप रुक जाएगा, वाइल के बाहर आ जाएगा। टिल द टाइम आई ग्रेटर देन जीरो है, हम लोग कंसोल डॉट लॉग आई कर रहे हैं, इसको भी चला के दिखा दे। और हर वाइल लूप एक बार वाइल लूप के अंदर आई माइनस माइनस कर दे, मतलब एक बार जब कंसोल डॉट लॉग होगा उसके बाद आई की वैल्यू हमारी एक स्टेप घट जाएगी। ठीक, जैसे आप तुम्हें बताओ जैसे क्या क्या चलेगा, यहाँ पे फोर थ्री टू वन चार आने चाहिए। ठीक, फोर थ्री टू वन चार है। ठीक, ये वैल्यूज हो गई। अब इसके बाद आता है डू वाइल। डू वाइल क्या करता है, एक कोड ब्लॉक पहले चलाएगा, बाद में कंडीशन देखेगा, एकदम वाइल की तरह है। मैं इसका कोड नहीं बता रहा, टाइम वेस्ट होगा, तो एकदम वाइल की तरह है। बट कोड ब्लॉक डू वाली कंडीशन के अंदर जो है सिंटैक्स, देखो सिंटैक्स देखो, डू के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा, बाद में कंडीशन चेक करेगा। अगर बाद में कंडीशन फॉल्स हो गई तो बाहर आ जाएगा दोनों डू और वाइल से। सिंटैक्स ऐसे लिखते हैं, पहले डू, उसके बाद वाइल के अंदर जैसे ये कोड लिखा है, तो आई बराबर जीरो, पहले जीरो वन टू थ्री फोर करेगा। फाइव पे जब ये हो गया कि ये फाइव से बड़ी हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव हो गई, तो लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक, तो देखो इससे समझो वाइल और डू वाइल में फर्क क्या होता, काफी कंफ्यूजन होता कभी भी। जैसे कि इसका क्या था कि वाई नॉट एज रन, तो जब तक एज है तब तक रन करता रहेगा, जब तक एज खत्म नहीं होता तब तक रन करता रहेगा। इसमें क्या था, पहले रन करो, बाद में चेक करो कि एज खत्म हुआ कि नहीं। तो डू के अंदर रन है, पहले रन कर रहा है, बाद में चेक कर रहा है एज खत्म हुआ कि नहीं, तो एक बार आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने बाद में चेक करा रन करने के बाद कि एज है कि नहीं। तो ऑब्वियसली वाइल वाला ज्यादा एडवांटेज होता है, डू वाइल वाले से एम्बिग्यूटीज आती, कभी कभी डिजायर्ड आउटपुट नहीं आता, तो मोस्टली प्रेफर करना वाइल यूज करना। ठीक, ये था लूप्स वगैरह। अब कंडीशनल्स आता है, चार तरह की होती सी की तरह इसमें, इफ, एल्स इफ, एल्स और स्विच। तो इफ का सिंटैक्स ऐसे ही रहता, इफ कंडीशन वन, अगर कंडीशन वन ट्रू है तो इफ के अंदर का कोड होएगा, फिर उसका मतलब नहीं इसके और इससे। फिर एल्स इफ में आएगा, अगर इफ वाला कंडीशन ट्रू नहीं है, इफ कंडीशन वन इफ वाली है, इफ कंडीशन वन इज फॉल्स बट कंडीशन टू इज ट्रू। हम लोग इफ के अंदर भी कंडीशन लिखते हैं, एल्स इफ के अंदर भी कंडीशन एक देनी होती है। कंडीशन वन इज फॉल्स बट कंडीशन टू इज ट्रू, तो ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अब फिर आते हैं एल्स में, अगर बोथ कंडीशन वन एंड कंडीशन टू आर फॉल्स, मतलब ये भी चलने से फेल हो गया, ये भी चलने से फेल हो गया, तो एल्स हमारा फिर ये वाला चलता है,
एल्स वाला लूप। तो वो कब चलेगा, जब बोथ हमारी इफ एल्सिफ एल्सिफ का ये जरूरी नहीं कि हम एक ही एल्सिफ लिखें। एक इफ के अंदर नेस्टेड काफी एल्सिफ हो सकते, दो तीन हो सकते, मतलब जितने चाहे उतने कर सकते हो। आखिरी में वो चेक करेगा कि नाइदर इफ वाली चली नॉर जितने भी एल्सिफ हम लोगों ने मेंशन करे उनके अंदर की कंडीशन चली, तो वो एल्स वाला चला देगा। ठीक, सिंपल। और हाँ, अब एक ब्रेक स्टेटमेंट का वो देख लो। एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है, तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्या होता है, कोई भी लूप के अंदर अगर हम लोग ब्रेक जहां भी लगा देते हैं, तो वो नो मैटर व्हाट जैसी भी कंडीशन में होगा, वो उसका जो तुरंत वाला पेरेंट लूप है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लगाया, तो इसका पेरेंट लूप क्या है, ये वाला है फॉर लूप। जैसे ही ब्रेक लगाएंगे हम लूप के बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद लूप के अंदर जो भी कोड बचा है नहीं बचा वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, नो मैटर व्हाट। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सिंपल सा फॉर लूप है, जीरो से चल रहे हैं। आई बराबर जीरो था पहले, जीरो होगा, उसके बाद नॉर्मल इंक्रीमेंट है, जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री। जैसे ही थ्री हुआ, वो इधर पे आया इफ पे, उसने चेक करा इफ आई इज इक्वल टू थ्री, आई बराबर थ्री के इक्वल है तो ब्रेक कर जाएगा। हम लोग चाह क्या रहे थे कि पूरा जीरो से लेके फाइव तक प्रिंट हो, बट यहाँ जैसे ही ब्रेक वाला लगाया तो जैसे ही थ्री के इक्वल हुआ आई, वो लूप से बाहर आ जाएगा क्योंकि उसने ब्रेक एनकाउंटर कर लिया। तो इसका भी करके दिखाता। ठीक, वैल्यू ऑफ आई पहला जीरो, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं जीरो, फिर वैल्यू ऑफ आई क्या हुई वन, फिर वैल्यू ऑफ आई क्या हुई टू, फिर वैल्यू ऑफ आई क्या हुई थ्री। तो ऐसे ही चला, जैसे ही थ्री आया वैसे ही ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, लूप से बाहर आ गया, इसलिए फोर और फोर उसने प्रिंट नहीं करा। ठीक, ये था हम लोग का ब्रेक। अब आता है स्विच। तो स्विच भी इफ एल्स की तरह ही होता है। स्विच में क्या करते हैं, स्विच के अंदर हम लोग कोई एक्सप्रेशन देते हैं और उस एक्सप्रेशन की वैल्यूज चेक करते हैं। जैसे मैंने दे दिया स्विच आई की वैल्यू दे दी फाइव, आई डिक्लेयर कर दिया स्विच आई, और इससे पहले डिक्लेयर करा आई बराबर फाइव, तो स्विच आई करा है मैंने। तो अलग अलग केसेस होते हैं, तो इसमें केस एक्स है, केस एक्स बराबर एक्स में जो चीज है वो कंपेयर करेगा आई से। अगर मान लो आई 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 बराबर फाइव दिया था मैंने, और यहाँ पे केस फाइव है, मतलब आई बराबर अगर फाइव होएगा तो ये वाला चलेगा, आई बराबर एक्स है तो ये वाला चलेगा, आई बराबर वाई है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। एक ब्लॉक चलने के बाद वो ब्रेक एनकाउंटर कर लेता है, इसलिए एक ही केस चलता है और वापस आ जाता है। और डिफॉल्ट डिफॉल्ट इज लाइक एल्स। सो स्विच क्या होता है, जैसे ये हमारे इफ एल्स हैं, इफ एल्स इफ, और डिफॉल्ट क्या हमारा एल्स। एल्स क्या करता है हमारा, कि ऊपर की अगर कोई भी कंडीशन नहीं चली, वैसे ही उसी तरह डिफॉल्ट भी अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन नहीं ट्रू हुई, तो डिफॉल्ट वाला तो एग्जीक्यूट हो गई होगा, एग्जीक्यूटेड व्हेन नन ऑफ द केस मैचेस। ठीक, तो और ब्रेक का सिग्निफिकेंस क्या होता है यहाँ पे, अगर हम लोग ब्रेक नहीं लगाएंगे स्विच में, तो नो मैटर व्हाट केस ट्रू है या नहीं, वो सारे केस लाइन से प्रिंट ही करेगा। ठीक, ये बहुत बड़ी बात है कि ब्रेक का सिग्निफिकेंस स्विच में, कि अगर हम लोगों ने ब्रेक नहीं लगाया तो लाइन से सारे केस प्रिंट ही करेगा वो। इसलिए ब्रेक नेसेसरी होता है, ताकि ब्रेक के बाद वो स्विच से बाहर आ जाए, स्विच वाले लूप में ना रहे। अब यहाँ तक तो हो गया, इसमें भी किसी को डाउट तो पूछ लो एक बार। सर एलसिफ और स्विच में क्या एलसिफ और स्विच में डिफरेंस नहीं है, बेसिकली दोनों काम सेम ही रहता, बट थोड़ा राइटिंग कन्वीनियंस अलग अलग है दोनों का। सर इनपुट फ्रॉम यूजर कैसे लें, बता रहे, अरे जावास्क्रिप्ट बेसिकली तुम्हारी टर्मिनल वाली लैंग्वेज नहीं है, लाइक सी प्लस प्लस या पाइथन वगैरह, कि तुम्हें टर्मिनल से ज्यादा कॉम, हाँ, कंसोल डॉट लॉग प्रिंटफ तो टर्मिनल वाली लैंग्वेज नहीं है। तो इसलिए अभी बाद में बताऊंगा जावास्क्रिप्ट का मेन यूज क्या होता है, कि जो HTML और CSS एलिमेंट्स हैं उनसे कैसे इंटरैक्ट करें। तुम्हें मेन तो वेब पेज इंटरैक्टिव बनाना है, वही यूज है जावास्क्रिप्ट का, तो वो मैं बताता अभी थोड़ी देर बाद आएगा। और कोई डाउट किसी को? सर आप वेबडी कैसे फीड किए, अरे मैंने बताया ना वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, सीधा वैर लिया, वैर रिजल्ट कीवर्ड होता है जो कि ये बताएगा कि वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। वैर कुछ भी ले लिया हम लोगों ने, एन एम, एन एम ले लिया, एन एम हमारा वेरिएबल का नाम है। जैसे सी में डिक्लेयर करते स्ट्रिंग एस बराबर कुछ भी, ऐसे ही वैर एन एम, और इसके अंदर स्ट्रिंग देने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाए और कोई भी स्ट्रिंग का नाम दे दिया। ठीक,
वर्कशॉप दे दिया, स्ट्रिंग का नाम वर्कशॉप स्टोर हो गया एनएम में। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग एनएम करूंगा, ठीक, तो वर्कशॉप लिख के आ गया, हम लोग का वर्कशॉप स्ट्रिंग जो है वो एनएम में स्टोर हो गया। ठीक, इस ब्रेक मैंडेटरी, देखो मैंने बताया ना ब्रेक कहाँ मैंडेटरी। हाँ 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 ठीक है, समझ गया। मैं विश्वास को कॉल करता एक अ, नमन कौशल। सर जैसे सी में टेक्स्ट एडिटर होता है, और टर्मिनल होता है। जेएस में क्या होता है, जेएस डायरेक्ट तुम पेज पे डाल के पेज पे डाल के मतलब एचटीएमएल के साथ जेएस डाल के एग्जीक्यूट कर सकते हो, या तो डायरेक्ट कंसोल में भी कर सकते हो, जो कंसोल होता है जेएस का। जैसे हर चीज, हर लैंग्वेज का कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है, सी का जीसीसी है। वैसे ही जावास्क्रिप्ट का या तो जावास्क्रिप्ट इंजन है जो तुम्हारे ब्राउजर में रहता है, या तो जैसे अनुभव ने बोला नोड जेएस है, जिसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है। जो अगर ट्रेडिशनल जेएस यूज करे उसमें जो नोड जेएस यूज करे तो, लेकिन अभी रिसेंटली ES6 का सिंटैक्स सपोर्ट करने लग गया नोड जेएस, तो प्रॉब्लम नहीं। मतलब जावास्क्रिप्ट इंजन चाहिए, जावास्क्रिप्ट इंजन हमारे पास ब्राउजर में रहता है तो ब्राउजर में रन कर सकते हैं, या तो नोड जेएस भी एक जावास्क्रिप्ट इंजन ही है तो वो भी रन करवा सकता है जेएस। चे, चेतन होस्ट है ना तू? ओंकार को, हाँ सर आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, विश्वास, विश्वास आ गया ना? हाँ ठीक है। मैं कितनी हाँ देर के हाँ लिए चला प्रेजेंट गया? कर। अरे बस अभी थोड़ी सी देर। चल कि वो चल। पता नहीं कनेक्ट इधर। हाँ प्रेजेंट कर एक से। अच्छा इतना जो समझा, कोई डाउट वगैरह फिर से पूछ लो, क्योंकि फंक्शन स्टार्ट करने जा रहा था मैं। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। कंसोल डॉट लॉग का सिंटैक्स बनाना बताना, जैसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट कराने के लिए क्या यूज होता है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट कराना है तुम मतलब? अच्छा वो एस्केप सीक्वेंस, अरे वो बताता मतलब कि डबल नोटेड कॉमा के बीच कैसे लाते, वो बताता अच्छे से बाद में। ठीक, अभी पहले टाइम कम है इसलिए देखते हैं, अभी फंक्शन देख लो। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कोड ब्लॉक्स होते हैं, तो फंक्शन का मेन यूज क्या होता है कि हम लोग का कोड रिडंडेंसी कम करता है।
जैसे तुमने एक चीज का फंक्शन बना दिया कि किसी चीज का एरिया निकालना है, तो तुम्हें बार बार जब भी एरिया निकालना होगा तुम्हें लिखना नहीं होगा कि एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ। तुम बस उस फंक्शन को कॉल करोगे वो पैरामीटर देके, और वो अपने आप एरिया दे देगा हर बार, तो रिडंडेंसी कम करता है। डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स, ये मेन एडवांटेज है फंक्शन का। ठीक, अब फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो वैसे तो काफी होते हैं, अभी एरो फंक्शन वगैरह आगे चल बताऊंगा, बट ये बेसिक देखो अभी। फंक्शन डिक्लेरेशन ऐसे होता है जावास्क्रिप्ट में, पहले लिखते हैं फंक्शन। फंक्शन रिजर्व कीवर्ड है, उसका नाम नहीं चेंज कर सकते, वो फंक्शन ही रहेगा। उसके बाद फंक्शन का नाम, जो भी नाम देना चाहते हो तुम, उसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट्स लेगा, जिन भी पैरामीटर पे तुमको काम करना है फंक्शन के अंदर, वो सब। फिर दो कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर तुम्हारा कोड उस फंक्शन से रिलेटेड। तो नीचे जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया है ऐड नम। तो ऐड नम क्या करता है, दो आर्गुमेंट लेता है ए और बी। पहले सिंटैक्स देखो, यहाँ क्या फंक्शन लिखा, फंक्शन रिजर्व कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम, ये तुम्हारे ऊपर है, कुछ भी रखो। मैंने रखा ऐड नम, उसके अंदर दो आर्गुमेंट दिए उसको ए और बी, क्लोज कर दिए। फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करा, और फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, ए प्लस बी। ठीक, जो भी रिटर्न करेगा, जो भी, उसको हम लोग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं फंक्शन कॉलिंग के वक्त। और फंक्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम उसको कॉल नहीं करोगे। ठीक, जैसे बताता मैं यहाँ पे, जैसे ऐड टू करा है मैंने, यही वाला फंक्शन बता दे रहा हूँ। ठीक, ये क्या रिटर्न करेगा, दो नंबर का सम। ठीक, अब ये फंक्शन बन गया। अब मैं इसको कभी भी कॉल कर सकता हूँ, जैसे नॉर्मल कॉल कर रहा हूँ। ठीक, 8 दे दिया इसने, रिटर्न कर दिया 3 + 5 8। अब जैसे जो 8 आया, इसको मैं किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूँ। वैर एन बराबर ऐड टू मैंने कॉल किया, उसमें कोई भी आर्गुमेंट दे दिया 44,37, तो एन बराबर 77 स्टोर कर लेगा। एन ने 77 स्टोर कर लिया। तो ये होता है बेसिक फंक्शन, कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे एक्सेस करते हैं उसका रिटर्न। अब हाँ, अब वो बेसिक फंक्शन तो हो गया। अब ये काफी मेन चीज है, वैर वर्सेस लेट। तो मैंने बताया था ECMAScript जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड होता है। तो ECMAScript 2016 एडिशन जब रिलीज हुआ था, 16 आई गेस या फिर 15, उससे पहले हमारे पास सिर्फ वैर था। वैर के बाद हमारे पास दो कीवर्ड्स और आए, एक लेट है, एक कांस्टेंट है, वो बाद में बताऊंगा। तो वैर और लेट में डिफरेंस क्या होता, वो इसके थ्रू देखो, एग्जांपल के थ्रू। जैसे यहाँ पे नॉर्मल वैर हम लोग क्या करते, पहले वैर आई बराबर 5 डिक्लेयर करा, एक फॉर लूप लिया है, उसके अंदर भी एक वैर लिया है, वैर आई बराबर 0 डिक्लेयर करा। अब फॉर लूप के अंदर आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 10 तक। आई की लास्ट वैल्यू क्या होगी, 10, जब लूप से बाहर हट जाएगा। तो आई की जो लास्ट वैल्यू होगी, इररिस्पेक्टिव वो कहाँ कहाँ डिफाइन हो रहा है, वो सीधा वही प्रिंट कर देगा। मतलब वैर में हम लोग को कोई इतना स्कोप का उतना फ्रीडम नहीं मिलता। तो और लेट में जबकि देखो, यहाँ लेट आई इज इक्वल टू 5 मैंने इधर डिक्लेयर करा ग्लोबल स्कोप में, जबकि फॉर के अंदर जो लेट डिफाइन करा है, वो फॉर के अंदर ही काम करेगा। जो फॉर के अंदर मैंने लेट आई डिफाइन करा है, इसकी भी अल्टीमेटली वैल्यू 10 होगी। बट जैसे ही फॉर लूप बंद हुआ, तो लेट का स्कोप भी खत्म हो गया इस वाले लेट का। फिर कौन सा लेट काम करेगा, जो ग्लोबली डिक्लेयर करा था। तो ये समझे, हियर आइज 5। तो यही था वैर में, क्योंकि हम लोग का फॉर वाला ही ले रहा है, स्कोप का उसमें कोई सीन नहीं है। जो आखिरी वैल्यू डिक्लेयर आ रही है, वही वैल्यू ले रहा है। आई बराबर 10 हो जा रहा है लास्ट में, वैर था क्योंकि। जबकि लेट था, तो फॉर का लेट अलग ट्रीट होगा, ग्लोबल वाला लेट अलग ट्रीट होगा। फॉर वाला लेट फॉर के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, और ग्लोबल वाला लेट कहीं भी एक्सेसिबल होगा ग्लोबल स्कोप में। ये राइज इज 5। ठीक, तो आई की वैल्यू 5 इधर होगी, ना कि 10। ये था वैर और लेट में डिफरेंस। और अब आता है मेन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का काफी यूज आएगा। तो क्या है, वेरिएबल्स डिफाइंड विद कांस्टेंट बिहेव लाइक लेट वेरिएबल्स एक्सेप्ट दे कैन नॉट बी रीसाइंड। तो कांस्टेंट, जैसे कि नाम ही है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मतलब उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, एक बार कर दिया वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने डिक्लेयर करा कॉन्स्ट पाई बराबर 3.1415। अब मैं बाद में ये पाई वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, पाई बराबर 3.14 नहीं कर सकता, ना ही इसमें कुछ ऑपरेशन कर सकता हूँ, क्योंकि पाई का वैल्यू फिक्स रहेगा, जैसे मैं बताता। जैसे ये करा, ठीक, अब मैं m बराबर, जैसे मैंने 5 दिया,
तो वो हमें एरर दे देगा। एक अच्छे से बताता, जैसे दोनों इंटीजर ही दे, कोई स्ट्रिंग दे देते, ठीक, ये कोई स्ट्रिंग है, अरे एम इज, हाँ तभी देखो एरर आ रहा है। जैसे दूसरा लेते, एक v1 ले लिया मैंने, उसको ये दे दिया स्ट्रिंग, ठीक। अब मैं v1 का वैल्यू चाहूँ तो स्ट्रिंग में चेंज करूँ या फिर किसी भी और डेटा टाइप में नहीं कर सकता। जैसे इसका कोई स्ट्रिंग का वैल्यू चेंज करता हूँ, अब मैंने ये पूरा दे दिया। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल एक बार ऑलरेडी असाइन कर दिया तो नहीं चेंज कर सकते। जबकि यहाँ में अगर वैर करके डिफाइन करता, वैर v2 बराबर यही सेम str, और बाद में v2 बराबर हम लोग करते यही स्ट्रिंग, तो वो फिजिबल होता, क्योंकि वो वैर है। यही डिफरेंस होता वैर और इसमें। कांस्टेंट में देखो हम लोग को एरर आ गया दोबारा असाइन करने पे, जबकि वैर में एरर नहीं आया। तो कांस्टेंट मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर दी, उसको बाद में रीअसाइन नहीं कर सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जावास्क्रिप्ट कांस्टेंट वेरिएबल्स मस्ट बी असाइंड अ वैल्यू व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड। जब डिक्लेयर कर रहे हैं तभी असाइन करना रहता कांस्ट की वैल्यू, बात नहीं कर सकते। अब देखो, अब मैंने पहले बताया था, वापस आते हैं जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन, ये होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, एक होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या करता है, जैसे हम लोग का फंक्शन का नाम भी तुम फिक्स रखना चाहते हो, बार बार वो भी ना चेंज हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्स्ट वेरिएबल दे देते हैं उसको। वो एकदम एज अ फंक्शन ही काम करता है, बस उसको लिखने का तरीका अलग होता है। कॉलिंग देखो, कॉलिंग वगैरह भी एकदम जैसे फंक्शन को करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो देखो जैसे मैंने यहाँ डिफाइन करा, कॉन्स्ट गेट रेक्ट एरिया, ये हमारा हो गया फंक्शन का नाम। कॉन्स्ट फिर फंक्शन का नाम जो तुम देना चाहते हो, उसके बाद रिजर्व कीवर्ड है फंक्शन, उसके अंदर जो पैरामीटर्स वो लेगा, इसके अंदर से नॉर्मल है फंक्शन, जो पैरामीटर्स वो लेगा वो कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर जो भी तुम फंक्शन रिटर्न कर रहे हो, जो भी कोड तुम्हारा फंक्शन करना चाहता है वो। इसकी कॉलिंग भी एकदम वैसी रहती जैसे हम लोग वो करना चाहते। अगर हम लोग यहाँ करते वैर एरिया बराबर गेट रेक्ट एरिया 3,4, वो भी कर सकते थे, ये भी करके जाता मैं, ठीक। देखो इसने 3 और 4 लिया, कंसोल डॉट लॉग 12 कर दिया, रिटर्न करके विड्थ इनटू हाइट। तो क्या कॉन्स्ट में डिफाइन करा था मैंने गेट रेक्ट एरिया, उसी को कॉल कर रहा हूँ। अगर मैं इसका वैल्यू स्टोर करता किसी में, गेट रेक्ट एरिया 2,5, ठीक। तो अरे सॉरी, एम में ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, m1 करते, m में कांस्टेंट डिफाइन करा था इसलिए नहीं यूज कर सकता बार बार, ठीक। अब देखो वैर m1 क्या स्टोर करेगा, गेट रेक्ट एरिया, इधर गया कॉन्स्ट गेट रेक्ट एरिया पे 2,5, उसने 2 लिए विड्थ और हाइट, और रिटर्न कर दिया विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10। तो ऐसे होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन का मेन बेनिफिट क्या होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन का बेनिफिट क्या होता है, ये लाइन देखो, फंक्शन डिक्लेरेशन लोड बिफोर एनी कोड इज एग्जीक्यूटेड। मतलब तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, बट उससे पहले वो फंक्शन डिक्लेरेशन लोड हो जाएगा। बट फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होगा, तभी लोड होगा जब जो तुम्हारा जो भी कंपाइलर इंटरप्रेटर है वो तुम्हारा इस लाइन तक आएगा। इसके पहले तुमने जो भी लाख लाइन का कोड लिख रखा है, अगर तुमने ऐसे डिफाइन करा है तो वो तब तक लोड नहीं होगा जब तक तुम्हारा वो पूरा लाख लाइन का कोड पढ़ के बाद में इस पे आ जाए, कॉन्स्ट गेट रेक्ट एरिया, ठीक। तो ये होता है फंक्शन एक्सप्रेशन का एडवांटेज। अब आगे बढ़ते हैं, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन काफी हाईली यूज होगा जब बहुत आगे पढ़ोगे। तो एरो फंक्शन का काम क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन की तरह ही बिहेव करता है, बट उसका एडवांटेज रहता है कि हम लोग को थोड़ा क्लीनर और शॉर्टर कोड मिल जाता। तो जैसे कि नॉर्मल फंक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने बताया था, हेलो इज इक्वल टू फंक्शन करके, फिर पैरेंथेसिस, क्योंकि कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है इससे पैरेंथेसिस के अंदर ब्लैंक है, 2 कर्ली ब्रेसेस, वो रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। इसी को मैं एरो फंक्शन की तरह डिफाइन करना है, तो ये फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं, बस मैंने ये ओमिट करके बस ये डाल दिए 2 पैरेंथेसिस। अगर हम लोग कोई आर्गुमेंट देना चाहते हैं इसके अंदर वो भी दे सकते, वो दे दिया, फिर एक इज इक्वल टू एक एरो, फिर ग्रेटर देन वाला साइन, उसके बाद 2 कर्ली ब्रेसेस, फिर रिटर्न कर दे रहा है स्ट्रिंग। तो ये होता है एरो फंक्शन। अभी बहुत डीप में नहीं पढ़ा रहा एरो फंक्शन, बस समझ लो एरो फंक्शन का यूज क्या होता है बेसिक। तो ये था एरो फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स। पहले फंक्शन में किसी को डाउट हो तो पूछ लो।
फंक्शन एक्सप्रेशन एंड कांस्टेंट डिक्लेरेशन फिर से बता दो। ठीक, देखो फंक्शन एक्सप्रेशन और कांस्टेंट डिक्लेरेशन यही होता है। देखो फंक्शन डिक्लेरेशन पढ़ा था पहले। फंक्शन डिक्लेरेशन सबसे बेसिक स्टाइल डिफाइन करने का फंक्शन। पहले क्या करते, फंक्शन लिखते, उसके बाद फंक्शन का नाम, फिर जो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है वो, उसके बाद अंदर का कोड, ये होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। और अब आता है फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या करता है, पहले यहाँ पे तुम लिख दो जो भी कॉन्स्ट लेट, फिर फंक्शन का नाम इधर आएगा, फिर इक्वल टू, फिर फंक्शन के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है वो, फिर अंदर जो भी कोड लिखना है तुम्हें वो। तो बेसिक डिफरेंस यही होता, एक तो सिंटैक्स का डिफरेंस है कि ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता, और बेसिक डिफरेंस ये और मेन डिफरेंस ये होता कि फंक्शन डिक्लेरेशन जो होता है वो तुम्हारा, जो भी तुम जावास्क्रिप्ट में कोड लिखे हो तो उसमें सारी फंक्शन डिक्लेरेशन एक साथ पहले लोड हो जाएंगी। जब तुम कोड लोड करोगे अपना तो वो पहले ही लोड हो जाएंगे। जबकि जब तक तुम फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज नहीं आएगा तुम्हारा, जब तक वो ब्लॉक को यूज नहीं करोगे तब तक वो लोड नहीं होगा। ठीक, तो कहने का मतलब जैसे कि हम लोगों ने कोई फंक्शन एक्सप्रेशन लिया और उसको मान लो हम लोग कोड में यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो वो फंक्शन एक्सप्रेशन लोड ही नहीं होगा कभी, क्योंकि हम लोग उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। जबकि कोई ऐसा फंक्शन डिक्लेरेशन है जिसको यूज नहीं कर रहे हैं, वो फिर भी लोड हो जाएगा। समझे, यही बेसिक डिफरेंस। फंक्शन एक्सप्रेशन लोड ओनली व्हेन इंटरप्रेटर रीचेस दैट लाइन ऑफ कोड, फंक्शन डिक्लेरेशन लोड बिफोर एनी लाइन ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। ठीक, हाँ वही बात है ना, लोड क्यों कराना जब यूज नहीं, बट कभी कभी टेस्टिंग के टाइम करते कुछ फंक्शन देके वगैरह। सर हर लाइन के बाद अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग यूज नहीं कर रहे उसको कभी भी। देखो, और ठीक, आगे बढ़े। अब रुक देखो, रुक 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 रुक, एरो अगेन प्लीज बोल रहे हैं अंश गुप्ता। एरो, देखो एरो अभी मैं सीरियसली नहीं पढ़ा रहा, एरो काफी अच्छा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का। मैं बेसिक समझा दे रहा हूँ। एरो का क्या रहता है कि हम लोग जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं उनको छोटे तरीके से लिख सकते हैं, छोटे वे में लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, फंक्शन नॉर्मल लिखा, ये फंक्शन एक्सप्रेशन से लिखा है, हेलो बराबर फंक्शन रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड। और एरो फंक्शन का और बात बताऊं कि यहाँ पे हम लोग ये रिटर्न ओमिट भी कर सकते हैं। जैसे कोई सिंगल चीज ही हमें चाहिए फंक्शन से, तो हम लोग रिटर्न हटा सकते हैं, डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड लिख दे तब भी एरो फंक्शन काम करेगा। तो एरो जैसे फंक्शन का अभी ये समझ लो कि थोड़ा कोड छोटा कर देता, काफी छोटा कर देता। बस इतना ही, और लगे अगर किसी को जानना है एरो फंक्शन के बारे में तो खुद पढ़ सकता है वॉलंटरली। ठीक, हाँ, हाँ, अनुभव कुमार राव ये भी ठीक है, अगर ए प्लस भी तुमको रिटर्न कराना। ठीक, और ठीक। ऐसा भी कर अब सकते हैं ये, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं वैसे। जैसे मिलेगा। ठीक है। एक, अब फंक्शंस हो गया। अब ये काफी मेन टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना। ऑब्जेक्ट्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे थे वही सब, स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर वगैरह। अब आता है मेन ऑब्जेक्ट्स पे। तो देखो पहले, हाँ देखो ऑब्जेक्ट होता क्या है रियल लाइफ में। ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे मान लो कार एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड दो चीज होती है हमारे पास, एक होती प्रॉपर्टीज, एक होती मेथड्स। ठीक, तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो भी उससे एसोसिएटेड स्टैटिक वैल्यू जिसमें हम लोग कुछ चेंज वगैरह कर सकते हैं मेथड के थ्रू। जैसे कि ऑब्जेक्ट है कार, तो उसकी प्रॉपर्टीज, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज ये लिखी हैं, कार डॉट नेम, कार डॉट मॉडल, कार डॉट वेट, कार डॉट कलर। एक ऑब्जेक्ट है कार, उससे एसोसिएटेड ये चार प्रॉपर्टीज हैं, कार का नेम, कार का मॉडल, कार का वेट, कार का कलर। प्रॉपर्टीज की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंडेंट जो भी वैल्यू डिसाइड है। ये हो गई प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्लियर है। अब देखो मेथड्स। मेथड क्या होता, जो प्रॉपर्टीज में हम लोग फंक्शन वगैरह करते हैं वो जो ही नहीं उस प्रॉपर्टी पे करके किसी और चीज पे कर सकते। बट एक ऑब्जेक्ट के मेथड वो होते हैं जो जो फंक्शन या फिर एक्शंस वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट के मेथड्स। ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है या फिर हम ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, जैसे कार है, कार से एसोसिएटेड मेथड कार डॉट स्टार्ट, कार डॉट ड्राइव, कार डॉट ब्रेक, कार डॉट स्टॉप। बहुत सारे, मतलब तुम कार में एग्जांपल है जो बहुत सारे ले सकते हो। कार डॉट ओपन सर रूफ, कार डॉट विंडशील्ड, है ना, कार डॉट रियर व्यू मिरर ओपन वगैरह, यही सब मतलब कुछ भी ले सकते हैं, कार डॉट टर्न ऑन हेडलाइट।
ये सब हो गया ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज और मेथड। अब जावास्क्रिप्ट में क्या रहता, एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, बताया जैसे मैंने, ये कार है, कार इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज सच एज नेम, मॉडल, वेट एंड कलर, ये कार की प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज आर नेम कंटेनर फॉर अ वैल्यू, ठीक, प्रॉपर्टी वही कोई भी वैल्यू, जैसे नेम का वैल्यू क्या है फिएट, तो उसका नाम क्या रखा हम लोग ने, नेम। मॉडल का वैल्यू क्या है 5, उसको डिनोट करने के लिए क्या रखा, मॉडल। वेट का वैल्यू क्या है 850, उसको डिनोट करने के लिए वेट। कलर का वैल्यू वाइट, उसको डिनोट करने के लिए कलर, कि चेंज कर सकते हैं हम लोग बार बार कलर, वाइट रेड कुछ भी, ठीक। तो प्रॉपर्टी इज अ कंटेनर फॉर अ वैल्यू, बस उसका एक स्पेसिफिक नाम होता, ठीक। द नेम ऑफ अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ की, thus an object can be considered as key value pair। देखो की वैल्यू पेयर यहाँ पे बताता मैं, जैसे इसमें की वैल्यू पेयर कैसे कह सकते हैं, इसमें हमारी कीज हैं ये सब प्रॉपर्टी के नाम, ठीक। प्रॉपर्टीज के नाम क्या क्या है, नेम, मॉडल, वेट और कलर, ये सब हमारी कीज है। एक की से एसोसिएटेड एक वैल्यू होती है जो कि वेरी कर भी सकती, नहीं भी कर सकती। ये हमारी की है नेम, इससे एसोसिएटेड वैल्यू है फिएट। ये हमारी की है मॉडल, इससे एसोसिएटेड वैल्यू है 500। ये हमारी की है वेट, इससे एसोसिएटेड वैल्यू है 850 केजी। ये हमारी की है कलर, इससे एसोसिएटेड वैल्यू है वाइट, ठीक। ये हमारी हो गई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। और ऑब्जेक्ट को हम लोग क्यों कहते, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज का कलेक्शन होता है और प्रॉपर्टीज क्या होती, की वैल्यू पेयर होती, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, ऐसे, ठीक। देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ये तब डेफिनेशन। अब आते हैं सिंटैक्स, ऑब्जेक्ट लिखते कैसे हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ डिफाइन कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा है पर्सन। ऑब्जेक्ट का नाम पहले वैर, वैर की जगह तुम कुछ भी लेट या कांस्टेंट भी यूज कर सकते, अभी मैं सिर्फ वैर यूज करके बताऊंगा। वैर ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन, वैर पर्सन इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हर एक की और उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी का नेम और उसकी वैल्यू, की और उसकी वैल्यू, ऐसे ही चलता रहता। जैसे ये है पर्सन, तो इससे एसोसिएटेड मैंने प्रॉपर्टीज क्या क्या लिखी है यहाँ पे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और आई कलर, ये प्रॉपर्टीज की वैल्यू है, ये वैल्यू है कीज की। हर एक की वैल्यू है, फर्स्ट नेम का वैल्यू जॉन, सेकंड नेम का डो, एज की वैल्यू 50, आई कलर की वैल्यू ब्लू, और कॉमा सेपरेट कर दिया। ये बेसिक सिंटैक्स है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक। पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट विद प्रॉपर्टीज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, आई कलर, और जॉन डो 50 और वैल्यू ब्लू, सॉरी ब्लू, उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू है, ये कीज है, ये वैल्यू है, ठीक। ये हो गया बेसिक ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं। और अब उसके बाद बताता है एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। जैसे अब मान लो तुम्हारे पास ये पर्सन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अब तुम्हें चाहिए इस पर्सन का फर्स्ट नेम, तुम्हें चाहिए, तो वो कैसे एक्सेस करोगे, तो यहाँ पे देखो, जैसे ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट नेम उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स फिर इन्वर्टेड कॉमा में उस प्रॉपर्टी का नाम, ऐसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे हम बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे यही वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट है पर्सन, ठीक। अब हम लोग को चाहिए पर्सन का फर्स्ट नेम, तो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम जॉन आ गया हमारे पास, या फिर हम लोग कर सकते थे ऐसे, ठीक, पर्सन फर्स्ट नेम जॉन, ठीक। पर्सन डॉट फर्स्ट नेम या पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट प्रॉपर्टी का नाम इन्वर्टेड कॉमर्स में फर्स्ट नेम जॉन आ गया, दोनों सेम ही चीज है, ठीक, दोनों से कर सकते हैं। ये फिर से देखो, ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम, या फिर ऑब्जेक्ट नेम स्क्वायर ब्रैकेट और फिर स्ट्रिंग्स के अंदर, सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रॉपर्टी का नाम, ऐसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। अब ये देखो एक ऑब्जेक्ट में कैसे कोई प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, या फिर किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे चेंज करते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी कैसे हटाते हैं। देखो पहले इसी पे एग्जांपल बताते हैं, फिर लाइव करके बताऊंगा। जैसे वेर ऑब्जेक्ट बराबर है हमारा कुछ, तो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज क्या है, और हाँ एक चीज और देखो, जैसे मैंने यहाँ डिफाइन करा था ये सब, तो जरूरी नहीं है कि जो ये प्रॉपर्टी के नाम है, प्रॉपर्टी के नेम, ये भी हमारे स्ट्रिंग हो। जैसे यहाँ पे तो स्ट्रिंग है, सब लग रहा होगा, मतलब है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, आई कलर, जबकि मैंने जो एग्जांपल दिया है उसमें प्रॉपर्टी के नाम क्या है, एक वन है ना, एक ऐसे स्ट्रिंग के इन्वर्टेड कॉमा के, तो हम लोग रख सकते कुछ भी अपने यूज के अकॉर्डिंग, ठीक। ये ऑब्जेक्ट डिफाइन है, ये उसकी प्रॉपर्टीज, ये उन प्रॉपर्टी की वैल्यू, वन की वैल्यू हेलो है, एक्स एसोसिएटेड है जावास्क्रिप्ट से, फू की वैल्यू 101 है, बार की वैल्यू ट्रू है, वाई की वैल्यू नल है।
अब देखो, अब जैसे हमें कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, जैसे ऑलरेडी इसमें एग्जिस्टिंग की नहीं है उसी को तो ऐड करेंगे, जो ऑलरेडी एडेड है उसको ऐड करने से क्या फायदा। तो देखो, जैसे ऑब्जेक्ट 7, ठीक, यहाँ पे ओबीजे ऑफ 7, 7 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग की में नहीं है, इसलिए 7 हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक। तो जैसे हम बताते, जैसे मैं ये कॉपी कर लेता, ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ओबीजे नाम से। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लो, जैसे ओबीजे ऑफ 1, ठीक, ओबीजे ऑफ 1 क्या है, हेलो, ठीक। अब यहीं पे हम चाहें कि एक ओबीजे ऑफ 7 या फिर 6 दे दें, तो ओबीजे ऑफ 6 करके हम लोग स्ट्रिंग दे सकते हैं, न्यू प्रॉपर्टी करके, ठीक, न्यू प्रॉपर्टी। अब हम लोग ऑब्जेक्ट अगर देखेंगे तो देखो, ठीक, अब देखो, अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी। पहले क्या था, 1x फू बार y। अब देखो 1x फू बार y तो है, साथ में 6 और आ गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 6 ऐड करा था। ऑब्जेक्ट ऑफ 6 बराबर न्यू प्रॉप, ठीक, और 6 एग्जिस्टिंग कीज में से नहीं था, तो इसलिए उसने नया की और वैल्यू पेयर ऐड कर दिया। रिमेंबर, की और वैल्यू पेयर उसने नया ऐड कर दिया ऑब्जेक्ट में। अगर हम लोग ऑलरेडी डिफाइन पे करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ 1, ठीक, जैसे सेम इसी तरह कर रहा हूँ इसकी तरह, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट 6 बराबर न्यू प्रॉप, इसी तरह कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट 6 बराबर न्यू प्रॉप पार्ट 2, ठीक, ऐसे करा मैंने। तो देखना, अब फिर मैं अगर ऑब्जेक्ट को वो करूं, तो देखो, अब देखो, अब 1 से रिलेटेड वैल्यू क्या हो गई, न्यू प्रॉप पार्ट 2 हो गई, जबकि पहले पहले क्या थी, पहले क्या थी, हेलो। अब क्या हो गई, न्यू प्रॉप पार्ट 2। तो और ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे मैंने क्या था, ऑब्जेक्ट ऑफ 6 बराबर न्यू प्रॉप दिया, तो उसने पहले जाके चेक करा 6 एग्जिस्टिंग की नहीं थी, तो उसने नहीं ऐड कर दी। जबकि यहाँ पे जब मैंने ऑब्जेक्ट 1 बराबर न्यू प्रॉप पार्ट 2 करा, तो उसने देखा 1 एग्जिस्टिंग की थी ऑलरेडी, हेलो, तो उसने जाके उसकी वैल्यू चेंज कर दी, की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, उसने जाके उसकी वैल्यू नई वाली रख दी। तो ये था कैसे सेट करते हैं। और ऐसे ही जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ फू बराबर मैंने 202 कर दिया, तो अल्टीमेटली यहाँ फू की वैल्यू 202 हो गई। कैसे डिलीट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी हटानी है हमको, तो डिलीट ओबीजे डॉट करके, या फिर वो वाली नोटेशन में, कुछ भी, दो नोटेशन बताई थी ना, एक डॉट प्रॉपर्टी नेम, एक स्क्वायर ब्रैकेट में प्रॉपर्टी नेम, कीफीस नोटेशन से मैंने एक्सेस कर दिया, तो वो प्रॉपर्टी रिमूव हो गई। डिलीट ऑब्जेक्ट डॉट बार, बार वाली भी चली गई और वाई वाली भी चली गई। अब हम लोग के पास 1x फू और ये 7 वाली ऐड की थी, तो वो बची हमारे पास, तो ये नया ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। हाँ, इतना ऑब्जेक्ट में किसी को डाउट, थोड़ा शायद ट्रिकी लग रहा हो। हाँ, ऑब्जेक्ट में समझ नहीं, सही करा, एरे में की वैल्यू पेयर्स नहीं होते, यही डिफरेंस है ऑब्जेक्ट में और एरे में। किसी को ऑब्जेक्ट में कोई डाउट। नहीं ना, आगे बढ़ते फिर। अरे अभिषेक सर, आवाज आ रही है ना मेरी कहीं लास्ट टाइम की तरह, फिर तो नहीं चल। आ रही आ रही आ आ रही रही है। आवाज आ रही है भाई। क्यों, क्या हुआ, डाउट नहीं है इसलिए क्या सबको नहीं नहीं, क्लियर है? वो लास्ट टाइम चला गया था ना वॉइस, तो मतलब अच्छा, बंद ही हो गया, मैं सो रहा था, चल रहा था। ये लोग को क्लियर है सब कुछ कि सर के अरे ऊपर जा रहे हैं इनके? हाँ भाई, सर के ऊपर से आ रहा हूँ, बता दो सबको मुझे। क्लियर है क्या? एकदम पूरा क्लियर हो कुछ रहा है तुम्हारे सर से। लिख दो चैट में। ऊपर से ऊपर ऊपर से से। जा रहा है इसके, क्या 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 ऊपर से क्या बता। एकदम साफ हो। ये यस, यस का मतलब क्या है? मतलब ऊपर से या फिर यस नहीं समझ मतलब में आ ऊपर से रहा आ है? रहा है कि clear? क्लियर क्लियर। क्लियर क्लियर, ज्यादा क्लियर। डॉम पे आ गया क्या विश्वास, तुम डॉम पढ़ा दिया? नहीं सर, डॉम तो बचा है अभी, हाँ, वही आ तो बोला। जाएगा, बस बस इसके बाद ही है। ठीक है। तो वो 2 लूप और बता दूं बस। तो हाँ चलो, ज्यादा क्लियर वाले। देखो, तो देखो, अब हम लोग को ऑब्जेक्ट के थ्रू भी लूप करना होता है, तो नॉर्मल तरीके से नहीं लूप करते। ऑब्जेक्ट में लूप करने के लिए जावास्क्रिप्ट में क्या रहता कि जैसे ये एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करा पर्सन, पर्सन का फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डो, एज 25, ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। हम लोग को इसमें लूप करना है कि ऑब्जेक्ट की एक एक करके सारी वैल्यू एक्सेस करें। तो कैसे ये वाला चलता, फॉर इन लूप कहते हैं इसको। फॉर क्या करते हैं, फॉर वेर इन ऑब्जेक्ट, कोई एक वेर डिक्लेयर कर दिया हम लोगों ने, वेर एक्स,
फॉर वेर एक्स इन पर्सन, पर्सन ऑब्जेक्ट का नाम, फॉर वेर इन ऑब्जेक्ट नेम, उसके अंदर वो एक्सेस कर लेगा ऑब्जेक्ट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करा उसको ले लेंगे, तो वो उस एक एक करके सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेगा, जैसे दिखाता मैं। ठीक, जैसे मैंने करा वेर एक्स इन पर्सन, एक एक करके एक्स इसमें लिया, पर्सन ऑफ एक्स, तो एक्स बेसिकली क्या कर रहा है, एक्स जो है वो प्रॉपर्टी के नाम के थ्रू साइकिल कर रहा है। अब वही जैसे यहाँ पे अगर एक्स कंसोल डॉट लॉग करता मैं, ठीक, तो एक्स क्या है, एक्स प्रॉपर्टी के नाम ले रहा है एक एक करके। देखो वेर पर्सन बराबर क्या था, एफ एफ नेम, एल नेम और एज, ये प्रॉपर्टीज थी। तो वेर एक्स इन पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी के नाम ले रहा है, तभी एक्स कंसोल लॉग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, एफ नेम आ रहा है, एल नेम आ रहा है, एज आ रहा, प्रॉपर्टी के नाम आ रहे एक एक करके। जबकि पर्सन जो मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट, फिर अंदर प्रॉपर्टी नेम, ऐसे करके करते तो प्रॉपर्टी आ जाता ना, प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, ऐसे ही एक्स हमारा प्रॉपर्टी नेम है, इसलिए ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स करके वो प्रॉपर्टी की वैल्यू दे दे रहा, जबकि एक्स सोनली क्या स्टोर कर रहा है, प्रॉपर्टी का नाम। तो एक्स की वैल्यूज ये सब है वेर एक्स इन पर्सन में, एफ नेम, एल नेम, एज, जबकि पर्सन ऑफ एक्स उनकी उन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज दे दे रहा है, जॉन डो और 25। ठीक, तो एक ये होता फॉर इन लूप, और एक ये लूप बता देगा बाद में, इसको बताऊंगा, एरे डॉट फॉर ईच। फॉर ईच क्या करता, हम लोग का वही थोड़ा कोड अच्छे से लिखने का तरीका है। तो ऐसे हम लोग एरे में लूप करने के लिए क्या करते, देखो देखो जैसे बता रहा मैं, जैसे एरे 2 थी हमारे पास, जैसे 12 एलिमेंट्स हो गए तब ऐड कर दिया था। तो नॉर्मल लूप करते तो हम लोग क्या करते, फॉर वेर आई इज इक्वल टू 0, कॉमा आई लेस देन एरे 2 डॉट लेंथ, ऐसे करते। ठीक, ऐसे करके करता मैं, ये बेसिक तरीका होता है जो नॉर्मल फॉर लूप पढ़ा था उससे। 12 एलिमेंट्स हैं, एक एक करके कैन माइक 23 फॉल्स, फिर आज 8 बार 1 है तो 1 को सी आउट कर दिया उसने। तो ये नॉर्मल तरीका था। अब शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या होता है, एरे 1 डॉट फॉर ईच, पहले ऑब्जेक्ट या एरे का नाम, उसके बाद डॉट फॉर ईच के अंदर जो भी आएगा, तुम जैसे एलिमेंट डिक्लेयर करा तो एलिमेंट ऑटोमेटिकली हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की एक साइकिल में वैल्यू ले लेगा। तो जैसे यही वाला है, देखो एरे 1 डॉट फॉर ईच मतलब हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ईच एलिमेंट, यहाँ पे एरो फंक्शन डिफाइन करा मैंने, कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट, एरो फंक्शन क्या कर रहा है, एलिमेंट को कंसोल पे प्रिंट कर रहा है। तो एलिमेंट क्या स्टोर कर रहा है, पहले साइकिल में ए को स्टोर करेगा, सेकेंड साइकिल में बी को, थर्ड साइकिल में सी को। तो ये होता है शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर ईच से। ठीक, अब ऑब्जेक्ट मेथड्स, एक ऑब्जेक्ट मेथड्स भी इंपॉर्टेंट थोड़ा बचा है, ये देख लो। ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया मैंने कि प्रॉपर्टी कैसे ऐड करते हैं, ऐड, गेट, सेट, रिमूव, ये सब बता दिया था। और बता दिया था कि प्रॉपर्टीज कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट प्रॉपर्टी नेम ऐसे करके। अब आता हमारा ऑब्जेक्ट मेथड्स। तो मेथड्स क्या होता है, मेथड्स आर बेसिकली एक्शंस एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट, एक्शंस कह लो या फिर फंक्शंस कह लो। तो देखो पहले ऑब्जेक्ट मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं, जैसे कार है, इसके मेथड क्या है, एक स्टार्ट फंक्शन, एक ड्राइव फंक्शन, एक ब्रेक फंक्शन, एक स्टॉप फंक्शन। तो इसको एक्सेस करने के लिए क्या करा हम लोगों ने, यहाँ पे ले लिया ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, पहले ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम है कार, कार डॉट मेथड नेम, मेथड नेम क्या है, ड्राइव, जैसे ड्राइव ए फंक्शन स्टार्ट, कार डॉट स्टार्ट, फिर और जैसे नॉर्मल फंक्शन कॉल करते हैं दोनों पैरेंथेसिस क्लोज करके वैसे। ठीक, अब इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। ठीक, अब देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता, ये फंक्शंस वगैरह बाद में बताऊंगा, बस अभी के लिए इतना देखो।
जैसे ये है, आई गेस फॉन्ट साइज तो ठीक ही होगा, विजिबल होगा सबको। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम है यूजर, उससे एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज है, एक नेम है, एक एज है, एक ईमेल, एक लोकेशन, और ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी हमने कैसे डिफाइन कर रखी है, एरे। ठीक, तो ये हो गया हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन करी। अब इसके अंदर एक एक करके मैंने वो डिफाइन करे। देखो जैसे पहला फंक्शन, ये सब वो कर देता मैं कमेंट आउट। ठीक, अब पहला फंक्शन देखो, ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं, मेथड। ये ऑब्जेक्ट के अंदर के फंक्शंस को कहते हैं मेथड्स, बेसिकली नटशेल में इतना है। तो जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर एक ये फंक्शन है चेक इन, तो ये फंक्शन है क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर, इसलिए इसको यूजर का एक मेथड कहेंगे। तो कैसे डिफाइन करते हैं, पहले मेथड का नाम सेमीकोलन, फिर वो फंक्शन जो देना है। देखो जैसे चेक इन, मेथड का नाम सेमीकोलन, फिर चेक इन फंक्शन क्या कर रहा है हमारा, कंसोल डॉट लॉग कर रहा है यूजर है चेक्ड इन। ठीक, तो देखो जैसे मैंने डिफाइन कर दिया चेक इन, एक अब हम लोग चाहेंगे कि हम लोग इस मेथड को कॉल करें। तो इस मेथड को कॉल करने के लिए मैं बताया ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। मेथड नेम क्या है, चेक इन, ऑब्जेक्ट नेम क्या है, यूजर। तो कॉल करने के लिए यूजर डॉट चेक इन सीधा कॉल कर देंगे, तो वो आ जाएगा। ठीक, यूजर डॉट चेक इन यहाँ हमने कॉल करा, तो क्या लिखा आ गया कंसोल पे, यूजर डॉट यूजर चेक्ड इन। हम लोग का फंक्शन क्या करा था, बस यही प्रिंट करा था, यूजर चेक्ड इन। ऐसे काफी डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने दूसरा भी करा है चेकआउट, ये सिर्फ कंसोल पे प्रिंट कर रहा है यूजर चेकड आउट, ये करा तो यूजर चेकड आउट। ठीक, ये दोनों बेसिक फंक्शंस हो गए, कुछ नहीं कर रहे, सीधा कंसोल पे प्रिंट कर रहे हैं। अब देखो एक मेन चीज, एरो फंक्शन का भी यूज बताऊंगा यहाँ पे थोड़ा सा, कि पहले इनको कमेंट आउट कर देते हैं कॉल को। देखो ये दो तो बेसिक फंक्शन थे, कैसे डिफाइन करा एक बार फिर बता दे रहा। मेथड थे, मेथड का नाम फंक्शन, फिर जो भी फंक्शन कर रहा है। अब देखो, अब तुम चाहते हो जैसे यूजर की एक प्रॉपर्टी क्या है, स्किल्स, उसमें उसकी स्किल्स दी है। अब तुम चाहते हो कि पहले यूजर से स्किल्स ले, फिर हर एक स्किल को प्रिंट कर दे। तो तुम क्या सोचोगे, पहले यूजर डॉट स्किल्स करके हर एक पे हम लोग कर दें, है ना। तो बट वो ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है, क्योंकि मेथड में हम लोग को बताना भी होता है कि हम लोग पर्टिकुलर इसी ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, वरना ऐसे उसकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो उसके लिए यूज होता है दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड बताता मैं, दिस कीवर्ड का सिग्निफिकेंस क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग दिस लिखेंगे, तो दिस क्या डिनोट करेगा, वो ऑब्जेक्ट का नाम, चाहे कहीं भी लिखो। जैसे मैंने ये मेथड डिफाइन करा फुल नेम, फुल नेम के अंदर मैंने लिखा फंक्शन। ठीक, ये हमारा मेथड है फुल नेम नाम का, इसके अंदर दिस लिखा है, तो दिस यहाँ पे क्या है, दिस इज पर्सन। दिस का सीधा सीधा इक्विवेलेंट है पर्सन से, इक्विवेलेंस है पर्सन से, तभी यहाँ पे लिखा मैंने दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्विवेलेंट टू पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, क्योंकि मैंने बताया दिस का सीधा सीधा मतलब है उस ऑब्जेक्ट का नाम जिसमें इसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, अब जैसे मैं बताता, जैसे मैंने लॉग स्किल्स करा है, तो हर एक 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 करके ये स्किल्स को प्रिंट करेगा। ठीक, तो क्या है, पहला बेसिक मेथड से क्या कर रहा हूं मैं, इसने लिया फॉर वेर स्किल, मैंने फॉर इन लूप पढ़ाया था ना, फॉर वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट कंसोल डॉट लॉग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर दैट वेरिएबल। तो दिस डॉट स्किल्स क्या है, पहले यहाँ पे देखो, यहाँ दिस क्या है, दिस है हमारा ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम मतलब यूजर, दिस मतलब यूजर। ठीक, ये तो दिस की वजह से होता है। और दिस डॉट स्किल्स, दिस डॉट स्किल्स मतलब क्या होगा, यूजर डॉट स्किल्स, यूजर डॉट स्किल्स, यूजर डॉट स्किल्स क्या दे देगा हम लोग को, एरे दे देगा। तो यूजर डॉट स्किल्स क्या हो गया, एरे का नाम हो गया यूजर डॉट स्किल्स। ठीक, अब एरे का एक एक एलिमेंट हम लोग को प्रिंट करना है, तो फॉर इन लूप बताया था, फॉर वेर स्किल इन एरे नेम एरे ऑफ स्किल, सीधा ऐसे करा मैंने। तो अगर मैं इसको करता हूँ ये, ठीक, देखो एक एक करके सारे वो बता दे रहा है, स्नीकिंग रनिंग जंपिंग। एक बार फिर से बता दे रहा, दिस मत किसी भी मेथड ऑब्जेक्ट के मेथड के अंदर हम लोग दिस डिफाइन करते हैं, तो दिस सीधा सीधा डिनोट करता है उस ऑब्जेक्ट का नाम। तो जैसे यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि वेर स्किल इन दिस डॉट स्किल्स है, दिस यहाँ पे है ये यूजर। ठीक, दिस यहाँ पे ये यूजर, दिस डॉट स्किल्स मतलब यूजर डॉट स्किल्स, यूजर डॉट स्किल्स मतलब हमारे पास ये एरे आ गई, यूजर डॉट स्किल्स ये एरे हमारे पास। तो ठीक, अब यूजर डॉट स्किल्स एरे आ गए, अब सीधा सीधा उसमें हम लोग को लूप करना है। तो एरे में लूप करने के लिए फॉर वेर स्किल इन एरे का नाम, कंसोल डॉट लॉग वही कर दिया मैंने। तो ये था, इस तरीके से कर सकते हैं।
और एक और तरीका होता है शॉर्ट हैंड नोटेशन, यहाँ पे एरो फंक्शन हेल्प करता, सेम वही चीज करेगा जो मैंने बताया इसने करा है अभी ऊपर लॉग स्किल्स में, लॉग स्किल्स 2 फंक्शन जो ये है, तो ये क्या करेगा, सीधा मैंने ऐसे डिफाइन करा लॉग स्किल्स 2 फंक्शन जैसे मेथड डिफाइन करते हैं दिस डॉट स्किल्स फॉर ईच। अब फॉर ईच क्या करता है, फॉर ईच के अंदर एरो फंक्शन आता है, तो दिस डॉट स्किल्स हमारी एरे का नाम हो गया, एरे डॉट फॉर ईच, यहाँ पे स्किल हर एक एलिमेंट ले लेगा, हर एक एलिमेंट को हम लोग कंसोल पे प्रिंट कर दे रहे हैं। तो देखो कोई चेंज नहीं है, एकदम वही है, जबकि मैंने सिर्फ स्किल्स 2 कॉल करा है, ठीक, एकदम वही यूज है। ठीक, तो ऐसा होता है ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स कैसे डिफाइन करते हैं, उनको कैसे एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के लिए बताया ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम। ये इसमें किसी को डाउट, इसके इसके आगे सीधा डॉम है, तो इसमें अभी तक किसी को कुछ भी डाउट वगैरह हो तो पूछ लो, कैसा भी डाउट, इसके सीधा डॉम शुरू करते हैं। हाँ देखो गौरव, देखो ये जावास्क्रिप्ट का एडवांटेज होता, पाइथन की तरह इसमें भी पहले कुछ डिफाइन नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट स्टार्ट कर दो बस लिखना। सर दिस कीवर्ड की जगह सीधा ऑब्जेक्ट नेम नहीं यूज कर सकते, कर सकते हो, बस दिस एडवांटेजेस होता है, तुम्हें बार बार ट्रैक नहीं रखना पड़ता कि तुम कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर हो। अच्छा फॉर ईच, अच्छा एक सेकंड में पढ़ा रहा फिर से फॉर ईच। देखो मैं फॉर ईच पढ़ा रहा फिर से, तो ध्यान देना, तो फॉर ईच बहुत सिंपल है। तो फॉर ईच क्या करता है, फॉर ईच सीधा शॉर्ट हैंड नोटेशन है हमारे लिए। फॉर ईच क्या करेगा, जैसे एरे का नाम है एरे, ए डबल आर, एरे डॉट फॉर ईच के अंदर हम लोग को सीधा एलिमेंट जो दिया है, ये सीधा एरे का हर एक एलिमेंट डिनोट करेगा। एरे डॉट फॉर ईच मतलब हर एक एलिमेंट के लिए साइकिल करेगा, तो एरे डॉट फॉर ईच या एलिमेंट, फिर यहाँ पे एरो फंक्शन, एरो फंक्शन क्या कर रहा है, हर एक एलिमेंट को कंसोल पे प्रिंट कर रहा है। फॉर ईच मतलब सीधा इतना, जैसे नाम है, मतलब फॉर ईच मतलब हर एक के लिए, मतलब हर एक के लिए वो साइकिल करेगा, एक एक एलिमेंट के लिए। यहाँ एलिमेंट दे दिया, एलिमेंट हम लोग का डिनोट करेगा हर वो एलिमेंट जो एरे में, उसके लिए कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट कर दे रहे हैं। यहाँ एरो फंक्शन के अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कंसोल डॉट लॉग ही लिखे, कुछ भी तुम लिखना चाहो, हर एक एलिमेंट को इंक्रीमेंट कर दे 1 से, एलिमेंट प्लस इज इक्वल टू 1, एलिमेंट में कुछ टेक्स्ट ऐड कर दे, बस बेसिक एक्सेस करने का मतलब इतना ही होता है, इतना। ठीक, और फंक्शन के अंदर बाकी जो लिखो वो तुम्हारी मर्जी, एरे डॉट फॉर ईच एलिमेंट ऐसे करके। ठीक, और कोई डाउट? चलो ठीक, देखो फिर अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, लास्ट टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग। अभी तक तो बेसिक जो हम लोग काम कर रहे थे कंसोल पे कर रहे थे, अब से जो भी काम करेंगे वो डॉम है। डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो बेसिकली डॉम ओनली हेल्प्स अस टू इंटरैक्ट विद द एचटीएमएल एलिमेंट्स एंड सीएसएस स्टाइल्स वगैरह। तो डॉम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो डॉम से HTML एलिमेंट्स को रिमूव या ऐड कर सकते, कोई भी HTML एलिमेंट के अंदर का टेक्स्ट जो भी है वो सब ऐड या रिमूव कर सकते, यूजर के इवेंट्स को रिएक्ट कर सकते हैं, यूजर कहीं पे क्लिक कर रहा है, कोई पर्टिकुलर की दबा रहा है, कोई भी की नहीं, कोई पर्टिकुलर की के भी कोड्स होते हैं, कोई 4 हिट कर रहा है, T हिट कर रहा है, उसके भी कर सकते। यही गेम डेवलपमेंट में यही यूज आता है, एरो कीज का इवेंट संभालना वगैरह। और फॉर्म्स हमेशा हैंडल कर सकते हैं कि फॉर्म सबमिट होने पे क्या हो रहा है, हम लोग को जो भी टेक्स्ट फील्ड का वैल्यू वगैरह वो कैसे एक्सेस करेंगे, वो कर सकते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहला आता है सेलेक्टिंग HTML एलिमेंट्स। हम लोग HTML को कैसे सेलेक्ट करते, तो जो अबव टू मेंशन्ड है वो सबसे ज्यादा और सबसे बेसिक यूज होने वाले हैं, क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर ऑल। देखो क्वेरी सेलेक्टर क्या होता है, क्वेरी सेलेक्टर हम लोग का कुछ भी सेलेक्ट कर सकता है, वेदर इट बी आईडी, क्लास नेम या टैग। HTML में यही 3 चीज तो होती, 3 चीजें डिफाइन करते हैं, आईडी, क्लास नेम या सिर्फ डायरेक्ट प्लेन टैग। तो देखो क्वेरी सेलेक्टर आर्गुमेंट क्या लेता है, अगर आईडी है तो आईडी के लिए हैश लेगा, तो लोग CSS में पढ़ा था, ओंकार सर ने पढ़ाया था कि आईडी के लिए हैश यूज होता और क्लास नेम के लिए डॉट यूज होता। ठीक, हैश आईडी डॉट क्लास ऐसे करके। और गेट, उसके बाद क्वेरी सेलेक्टर ऑल,
क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करेगा, इसके अंदर जो दोगे तो वो सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करके उनकी एक लिस्ट बना देगा। मतलब जैसे मेरे कोड में कई सारे पैराग्राफ टैग्स हैं, मैंने क्वेरी सेलेक्टर ऑल में पैराग्राफ टैग डाला, पी डाला, तो वो सारे पैराग्राफ टैग को सेलेक्ट कर लेगा। जबकि क्वेरी सेलेक्टर क्या होगा, जो सबसे पहला पैराग्राफ टैग मिलेगा उसको वो सेलेक्ट करेगा। ये होता क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर अभी प्रैक्टिकल करके बताता। और इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी क्या होता है, इसके अंदर हम लोग आईडी का नाम देते हैं। तो देखो जब हम लोग क्वेरी सेलेक्टर में आर्ग्यूमेंट देंगे तो हम लोग को आईडी के लिए हैश या क्लास के लिए डॉट यूज करना पड़ेगा। बट गेट एलिमेंट बाई आईडी में जब देंगे, क्योंकि सिर्फ आईडी लेगा, तो हैश नहीं यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट आईडी का नाम। ऐसे ही गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम में डायरेक्ट टैग का नाम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम में डायरेक्ट क्लास का नाम, डॉट नहीं यूज करना। अब मैं करके बताता। इस पे छोटा दिखेगा तो मैं इसी पढ़ा दे रहा। देखो देखो एक एक करके बताऊंगा मैं। जैसे देखो पहले इंडेक्स और एचटीएमएल के लिए, और यहाँ ये भी बता दे रहा कि अपनी जावास्क्रिप्ट को एक्सटर्नल फाइल में कैसे लिंक करते। तो सिंपल, जैसे फोल्डर है डॉम वाला, इसके मैंने अंदर डॉम डॉट जेएस डिफाइन कर रखा है और एक इंडेक्स और एचटीएमएल फाइल है। अब मेरे को इस एचटीएमएल फाइल से ये जेएस जोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले अपना पूरा कोड लिख लूंगा, आखिरी में बॉडी टैग्स, बॉडी एंडिंग बॉडी टैग जो होता है उसको क्लोज होने से जस्ट पहले स्क्रिप्ट डिफाइन करूंगा, स्क्रिप्ट एसआरसी इज इक्वल टू, फिर उसके अंदर वो उस फाइल का पाथ। ठीक, अभी इसी फोल्डर में डायरेक्ट डॉम डॉट जेएस ऐसे डिफाइन करते हैं। और या फिर अगर तुमको नहीं एक्सटर्नल फाइल में इंक्लूड करना है तो डायरेक्ट स्ट्रिप टैग डाला तुमने, इसके अंदर तुम अपना जो भी जेएस वगैरह लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट स्ट्रिप टैग लिखा। अगर ज्यादा जेएस नहीं है, हैवी जेएस नहीं है, तो डायरेक्ट स्ट्रिप टैग के अंदर थोड़ी बहुत जो भी जेएस है वो लिख सकते हैं। वरना एक्सटर्नल फाइल में लिंक करना है तो ऐसे करते हैं। और हाँ, अब देखो, अब पहले एचटीएमएल फाइल का लेआउट देख लो। यहाँ से देखो, एक h1 है और डॉम नाम का 3 पैराग्राफ टैग है, एक सिंपल पैरा है टैग है जिसमें कोई आईडी कोई क्लास नहीं, दिस इज अ पैरा। एक पैराग्राफ टैग है जिसमें क्लास दी एरर, एक पैराग्राफ की आईडी है जिसमें आईडी है हेल्प, और एक डिव है, डिव की क्लास भी एरर, दो की क्लास सेम है। ठीक, अब इनसे हम लोग थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे। तो बेसिक इसमें सिर्फ सिलेक्शन का है। तो जैसे मैं पहला दिखाता, क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर के मैंने बताया, क्वेरी सेलेक्टर के अंदर आर्गुमेंट कैसा होता, सिंपल पैराग्राफ टैग सेलेक्ट करना है। फोन थोड़ा बड़ा कर दे रहा। सिंपल पैराग्राफ टैग सेलेक्ट करना है, तो कोई हमें डॉट या हैश नहीं देना है आईडी क्लास या आईडी की तरह, हमने डायरेक्ट पी दे दिया। तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल नहीं है, क्वेरी सेलेक्टर है सिर्फ। क्वेरी सेलेक्टर क्या करता, सबसे पहला पैराग्राफ टैग ले लेगा, और हम लोग कंसोल पे प्रिंट कर रहे हैं उसको वैसे भी। ठीक, ये देखो कंसोल पे उसने क्या प्रिंट करा, दिस इज अ पैरा। ठीक, ये देखो दिस इज अ पैरा, दिस इज अ पैरा प्रिंट कर दिया इसने। पहला पैरा था, मैं बताया था पहला पैरा। देखो सिर्फ इस तीन तीन पैरा है, ये गया होगा क्वेरी सेलेक्टर, इसने जैसे ही पहला पैरा देखा ये वाला, इसने उसको पैरा में स्टोर कर दिया, वेर पैरा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट ऑफ क्वेरी सेलेक्टर पी। ठीक, पहला पी टैग इसने स्टोर कर दिया। ये था क्वेरी सेलेक्टर बाई टैग नेम। अब आता है क्वेरी सेलेक्टर बाई क्लास नेम। हम लोग को क्लास नेम से क्वेरी सेलेक्टर दिखाना है, तो क्या करेंगे, क्लास नेम के लिए मैंने बताया डॉट नोटेशन यूज करते हैं, जैसे सीएसएस में करते हैं स्टाइल करने के लिए। ये क्लास था एरर, क्वेरी सेलेक्टर इसलिए दो दो क्लास है, दोनों क्लास देखेगा, बट सेलेक्ट क्या करेगा, पहले वाली। जो क्वेरी सेलेक्टर क्या करता, जो भी पहला उसको एनकाउंटर कर देता उसको सेलेक्ट कर लेता वो। तो जैसे ने देगा डॉट कौन कौन सी क्लास नेम है जिनका नेम एरर है, डॉट नोटेशन है इसलिए क्लास की तरह ट्रीट कर रहा है। तो पहला वाला कौन सा पैरा जिसका क्लास एरर है, ये दिस इज अ पैरा विद क्लास एरर। तो इसने इसको सेलेक्ट कंसोल पे प्रिंट कर दिया। मैं आखिरी में देखो प्रिंट भी करा रहा हूँ यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग पैरा, यहाँ पैरा स्टोर कर रहा है वही उसकी वैल्यू। तो ये वाला पैराग्राफ टैग
वो स्टोर कर रहा है पैरा, ठीक। ये हो गया। क्लास से कैसे सेलेक्ट करते हैं जल्दी बता दे रहा। और आईडी सेलेक्ट करने के लिए सीधा हैश लगा दो। हेल्प, हेल्प आईडी वाला ये है, आईडी इज इक्वल टू हेल्प, इसलिए यहाँ पे हैश हेल्प करके मैंने इंक्लूड करा उसको। तो ये देखो यहाँ प्रिंट कर दिया, दिस इज अ पैरा विद आईडी हेल्प, इसकी आईडी क्या थी, हेल्प, तो ये वाला सेलेक्ट हो गया, ठीक। अब क्वेरी सिलेक्टर हो गया। अब क्वेरी सिलेक्टर ऑल देखते हैं। क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करता, सारे सेलेक्ट कर लेता जितने होते हैं। ये सिंगल होगा तो सिंगल करेगा, वरना जितने होंगे उतने करेगा। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल में मैंने पी दे रखा है, तो ये क्या करेगा, जितने भी पैराग्राफ टैग्स हैं पी टैग्स, क्वेरी सिलेक्टर ऑल है, यहाँ देखो ऑल कीवर्ड, तो जितने पैराग्राफ टैग है सबको सेलेक्ट कर लेगा, सबकी एक नोड लिस्ट बना देता है। तो देखो जैसे कंसोल डॉट लॉग पैरा करूंगा तो सिंगल एलिमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि तीन तीन पैरा है, ठीक। और यहाँ पे वो सबको सेलेक्ट कर रहा है, डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर पी, ये करा इसने, देखो नोड लिस्ट आ गई, तीन तीन है। एक नॉर्मल पैरा था, एक ये वाला पैरा है जिसमें क्लास थी डॉट एरर करके, एक ये था इसमें आईडी थी हैश हेल्प करके, ठीक। इसने सब सेलेक्ट कर लिए। तो ये होता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक। अब बच्चे तीन वाले बता दे रहा, गेट एलिमेंट बाई आईडी। गेट एलिमेंट बाई आईडी उसी की तरह काम करता है। तो बेसिकली ये और ये सिमिलर है, ये और ये सिमिलर है, ठीक। ये और ये सिमिलर है, ठीक। और तो इसमें हम लोग क्या करा, इसमें भी वही वाला आ गया। आप करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। अब जितने भी क्लास होंगी जिनमें नाम एरर होगा क्लास नेम, उन सबको सेलेक्ट कर लेगा। तो जैसे देखो यहाँ क्लास नेम एरर यहाँ पर भी है, क्लास नेम एरर यहाँ पर भी, तो दोनों को सेलेक्ट कर लिया इसने। तो देखो दो दो आ गई, एक पी डॉट एरर एक डिव डॉट एरर, ठीक, दो दो आ गई। और हाँ एक ये देखो सबसे बड़ा फर्क, जब हम लोग क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर रहा था, तुम लोग देखे होगे, जैसे मैं इसको किसी दूसरे में स्टोर करके बताता, पैरा वन, कंसोल डॉट लॉग पैरा वन करा। तो देखो जब क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है, नोड लिस्ट बना के प्रिंट करता है, जबकि गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम क्या करता है, एचटीएमएल कलेक्शन। इसका फर्क बताऊंगा क्या फर्क आता अभी। तो बस ये याद रखो, क्वेरी सिलेक्टर नोड लिस्ट बनाता है, ये एचटीएमएल कलेक्शंस बनाता है, ठीक। ये था हमारा गेट एलिमेंट। और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, टैग नेम में अंदर सीधा पी। और हाँ ये देखो गेट एलिमेंट बाय आईडी जब मैंने करा था, तो मैंने हैश हेल्प नहीं करा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि आईडी से ही सेलेक्ट कर रहे हैं। जब गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करा तो मैंने डॉट क्लास नहीं करा, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन करे क्लास से ही सेलेक्ट कर रहे हैं। जबकि क्वेरी सेलेक्टर में बताना पड़ता, नॉर्मल टैग के लिए नॉर्मल टैग क्वेरी, और इसके लिए डॉट, क्लास के लिए डॉट, आईडी के लिए हैश, ठीक। तो ये था बेसिक इसमें सिलेक्टिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स। अब आता है मॉडिफाइंग। हाँ देखो तुमने सेलेक्ट तो कर लिया, अब उस एलिमेंट का वैल्यू को चेंज करना है या एक्सेस करना है उसका वैल्यू, तो वो कैसे करेंगे, चार होते। जैसे वैर पैरा में मैं स्टोर कर रहा था, पैरा में क्या स्टोर कर रहा था, वो क्लासेस जिनका नाम एरर है। या फिर पैरा में क्या स्टोर कर रहा था, एक सिंगल पी टैग। तो वो पैरा यहाँ लिखूंगा, एलिमेंट का नाम पैरा डॉट इनर एचटीएमएल, जो भी हम लोग को नया एचटीएमएल देना उसमें दे सकते हैं। इनर एचटीएमएल का ये होता। डॉट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे कोई भी टैग है उसके एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट जानती होगी। जैसे पी एस का एट्रीब्यूट एक क्लास है, इसमें हम लोग कोई ए लगा के लिंक वगैरह दे सकते हैं, उसका एचआरएफ एट्रीब्यूट होता। ये सब एट्रीब्यूट्स होते हैं। और हम लोग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी नई स्टाइल, जैसे एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, ये सब। और एट्रीब्यूट का वैल्यू चेंज कर सकते हैं ऐसे, पुराना एट्रीब्यूट था उसमें कोई नया वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे ऑलरेडी डिफाइन था वो के अलावा दूसरा। इसका एग्जांपल बताता मैं। इतना विजिबल होना चाहिए सबको, मतलब होगा, क्योंकि अभी उसमें करूंगा तो पूरा कवर नहीं करेगा ये। अच्छा फिर देखो शायद हो जाए। तो देखो पहले अभी जैसे ये फाइल का लेआउट देख लो, सिंपल एचटीएमएल फाइल है, दो क्लासेस हैं यहाँ पे, एरर सक्सेस। जरूरी नहीं दोनों को यूज कर रहा हूँ, बट दोनों की स्टाइल डिफाइन कर रखी। सिंपल क्लास है, एक का कलर ब्लू है, एक का कलर ग्रीन है, स्टाइल टैग में सिंपल डिफाइन कर रखा। उसके बाद एक आईडी है, एक h1 है सॉरी। उसके बाद एक डिव है, डिव के अंदर तीन पैरा है, एक नॉर्मल पैरा, एक की आईडी लॉरेम, एक में क्लास है एरर, एक यहाँ कंटेंट है हमारे पास, डिव क्लास कंटेंट, उसके अंदर एक पैरा टैग है, और एक आखिरी में एक ये लिंक है, ठीक। अभी इसमें सब मॉडिफाइंग एचटीएमएल पूरा क्लियर हो जाएगा।
तो देखो एक-एक करके बताता हूँ। तो देखो सबसे पहला चेंजिंग इनर एचटीएमएल, जैसे मैंने बताया था ना डॉट इनर एचटीएमएल करके तुम्हें जो भी नया ऐड करना या फिर पुराने को कंप्लीटली हटा के नया डाल देना वो कर सकते। तो मैंने क्या करा, पहले var पैरा बराबर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हैश दे दिया। हैश मतलब आईडी से देखेगा, इसने आईडी देखा हैश लॉरेम मतलब आईडी किसका है, ये लॉरेम करके आईडी इसका है, तो ये वाला पैरा सेलेक्ट कर लिया। तो var पैरा में वो स्टोर हो गया। उसके अंदर का एचटीएमएल अभी क्या है, अभी इसके अंदर का एचटीएमएल क्या है, लॉरेम इप्सम। अब हम लोग इसको चेंज करके दूसरा एचटीएमएल डालना चाहें तो ये कर दूंगा मैं। जैसे देखो अभी क्या वैल्यू है, अभी लॉरेम इप्सम है उसी आईडी वाले की। अब इसको देखना चेंज करने के लिए मैंने क्या करा, सिंपल बस वो एलिमेंट सेलेक्ट करा और एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल करके उसका हम लोग एलिमेंट एचटीएमएल चेंज कर सकते हैं। जैसे सेव करूंगा तो देखो दिस इज मोडिफाइड लॉरेम आईडी पैरा। पहले क्या था, सिर्फ लॉरेम इप्सम था, ठीक। यहाँ पे मैंने ये कर दिया दिस इज मोडिफाइड लॉरेम आईडी पैरा, ये डाल दिया। अब देखो, अब मैं चाहूं अगर कि पुराना वाला भी रहे प्लस इसमें नया हो जाए, तो जैसे मैंने सिंपल ऑपरेशन बताए थे ना, वेर एम प्लस इज इक्वल टू 5, एम की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी उसमें 5 ऐड कर देगा। एग्जिस्टिंग वैल्यू तो रहेगी, साथ में और भी ऐड कर देगा। तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू की अगर तुम सीधा प्लस डाल दोगे तो एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या थी, लॉरेम इप्सम, प्लस मतलब वो अपेंड कर देगा, ये स्ट्रिंग भी उसमें अपेंड कर देगा। तो देखो लॉरेम इप्सम तो है ही, और साथ में दिस इज मोडिफाइड लॉरेम आईडी पैरा, ये भी अपेंड हो गया। तो ये था बेसिक कैसे चेंज करते हैं हम लोग, ठीक। चेंजिंग इनर एचटीएमएल। अब देखो चेंजिंग इनर एचटीएमएल ऑफ मेनी एलिमेंट्स, काफी सारे एलिमेंट्स का हम लोग को चेंज करना है एक का छोड़ के। तो उसके लिए क्या, सबसे पहले तो सारे एलिमेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल से मैंने सारे पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए, सारे जितने पीपीपी करके जितने सारे सेलेक्ट लिए, सबका चेंज करना है। तो एक बात बताओ, जैसे अगर मैं यहाँ पे p2 डॉट इनर एचटीएमएल डायरेक्ट चेंज कर दूं, जैसे यहाँ पे मैंने ये कर दिया डायरेक्ट p2 इनर एचटीएमएल करा, तो देखो कुछ चेंज नहीं हुआ, डायरेक्ट वही जब सब जो थे एरर मैसेज कंटेंट लॉरेम इप्सम। जबकि मैं चाहता था ये आ जाए सेलेक्टेड, ये नहीं आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ना कि अगर हम लोग कंसोल पे दिखाएं तुमको कि कंसोल लॉग p2 है क्या एक्चुअली, तो यहाँ पे देखना p2 क्या नोड लिस्ट है, लिस्ट है पूरी पूरी। लिस्ट का हम लोग एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, है ना, इसके काफी सारे चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। तो हर एक के लिए हमें करना पड़ेगा, मतलब बिना लूप करके नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग को लूप लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ये डायरेक्ट काम नहीं करता, क्योंकि सारे एलिमेंट्स हम लोग को सेलेक्ट करें काफी ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सीधा सीधा p2 क्या स्टोर कर रहा है, वही नोड लिस्ट p2 डॉट फॉर ईच के अंदर बताया, फॉर ईच के अंदर जो पहला लिखते हैं वो हमें दे देता है उस एरे का एक सिंगल एलिमेंट का वैल्यू। एरे जो नोड लिस्ट थी उसमें एक सिंगल पैराग्राफ टैग की वैल्यू। अब हर एक सिंगल पैराग्राफ टैग की वैल्यू अब हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ऐसे करा p डॉट इनर एचटीएमएल, p क्या हर एक सिंगल नोड लिस्ट में जो भी पैराग्राफ टैग है उसको दे देगा, उसके इनर एचटीएमएल हम लोग चेंज कर दिए। अब देखना यहाँ पे देखो सेलेक्टेड ऑल पैराग्राफ टैग्स आ गया सब में, जितने पी थे 4 पी थे सब में, तो ऐसे वो चेंज आता, ठीक। ये भी बेसिक, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो ऐसे हम लोग करके सारे पैराग्राफ टैग का वैल्यू चेंज कर दिए। अब देखो टैग ऐड करना है कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी तो हम लोग सीधा सीधा उसके अंदर जो टेक्स्ट है या फिर जो भी बेसिक कंटेंट है उसको चेंज कर दे रहे थे। अब हम लोग को चेंज करना है कि उसके अंदर कोई एक टैग ऐड कर दें। जैसे हम लोग ने कंटेंट सेलेक्ट करा, कंटेंट क्या है, डॉट कंटेंट, कंटेंट नाम की क्लास जो भी वो सेलेक्ट कर रहा है, कंटेंट नाम की क्लास क्या है, ये है कंटेंट नाम की क्लास। हम लोग को इसके अंदर ऑलरेडी p तो है ही, हम लोग चाह रहे हैं कि इसके अंदर एक s2 और दे दें। तो उसको क्या करते हैं, ऐसे देखो यहाँ मैंने बेसिक स्ट्रिंग नोटेशन यूज करा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। हम लोग का p टैग तो है ही, हम लोग साथ में क्या ऐड कर रहे हैं, ये। तो ये जो है पूरा, ये पूरा एज इट इज जो भी कंटेंट वाला था हमारे उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। कंटेंट का इनर एचटीएमएल, कंटेंट क्या था, कंटेंट बेसिकली ये वाला डिफ था, डिफ जिसकी क्लास थी कंटेंट, क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर से हम लोगों ने वो क्लास सेलेक्ट की। समझ रहे हो ना, मतलब कि क्वेरी सेलेक्टर से वो क्लास की तो कंटेंट में वो डिव स्टोर हो गया। अब इसके अंदर का एचटीएमएल ये करना बेसिकली इसी के इक्विवेलेंट है कि हम लोग ये कर रहे हैं, उसके इनर एचटीएमएल में हम लोग एक h2 ऐड कर दे रहे हैं, बस स्ट्रिंग के फॉर्म में कर रहे हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में वैसे ही लिखते हैं, स्ट्रिंग हटा के नहीं लिख सकते अपन।
ठीक। तो जैसे मैं अगर यहाँ से हटा दूं, अभी सिर्फ तो पी है, और इसको भी कर दूं, एक बार फिर से दिखाता। जैसे देखो, अभी क्या, अभी सिर्फ हियर गोज द कंटेंट, हियर गोज द कंटेंट, एक पैराग्राफ टैग यही वाला। अब मैंने ये करने से एक ये एक्स्ट्रा और ऐड हो जाएगा H2 उसमें। ठीक, देखो हियर गोज द कंटेंट तो था ही, उसके बाद में एक और ऐड हो गया, एडेड अ हेडिंग थ्रू डॉम। ठीक, ये पहले नहीं था, ये मैंने इससे ऐड करा। ठीक, एक टैग ऐड करके। तो ये था हम लोग टैग वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर वापस वैसे ही जाते तो, और देखो हम लोग जैसे चाहते हैं कि वही जो कंटेंट था उसमें हम लोग और भी, जैसे एरे के सारे एलिमेंट्स हैं, ये पीपल करके एरे, इसका हर एक एलिमेंट हम लोग उसमें अपेंड कर दें। तो क्या करते हैं अपन, ऐसे ही पीपल नाम की एरे है, यहाँ फॉर ईच फिर से आ रहा है, ध्यान से देखना। फॉर ईच आया, फॉर ईच के अंदर वही पर्सन एरो फंक्शन, फिर फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, कंटेंट डॉट इनर एस्टीमेट, कंटेंट के अंदर एक एक करके एक पी टैग ऐड कर रहे हैं। और ये मैंने टेम्पलेट स्ट्रिंग में बताया था, डॉलर करके उस वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या, पर्सन। पर्सन क्या, पर्सन पीपल के अंदर लूप कर रहा है, पीपल ये एरे का नाम है, इसके अंदर फॉर ईच चला के ये पर्सन एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है। तो एक बार पर्सन एरन होगा, एक बार लिवाई होगा, एक बार एरविन होगा, ऐसे करके एक एक करके पर्सन आ गया। तो पर्सन का पी टैग अपेंड कर दे रहे हैं हम लोग इस पे। तो देखना एक एक करके ये सारे आ गए। ठीक, सिंपल फॉर ईच लूप है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, बेसिक वही जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स। फॉर ईच लूप है, और कंटेंट के इनर एचटीएमएल में हम लोग ये ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, ये था डॉम में, और भी चीजें, मतलब ये था बेसिक। और हाँ, एक और ये वाला एट्रीब्यूट चेंज करने का, हाँ ये मैंने, तो एट्रीब्यूट चेंज करना, एट्रीब्यूट तो मैं बताया था, जैसे जैसे लिंक वाला टैग होता है उसका एट्रीब्यूट होता है HREF, ऐसे करके सब टैग्स के एट्रीब्यूट होते हैं, कोई क्लास वगैरह होता है ये सब। तो एट्रीब्यूट चेंज करना, अभी देखो, अभी जैसे ये लिंक है, ये लिंक कहाँ खुल रहा है, ये लिंक जैसे कोई ये वर्ल्ड वाइड लाइफ में खुल रहा है जाके, तो हम लोग चाहते हैं ये चेंज हो जाए, ये चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही चेंज करें। तो कैसे कर सकते हैं, हम लोगों ने पहले लिंक सेलेक्ट करा, ये ए टैग है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर में जाएंगे, क्वेरी सेलेक्टर से सिर्फ ए सेलेक्ट करा, ए टैग वाला सेलेक्ट हो गया, ये हम लोग के पास लिंक है। अब देखो लिंक डॉट सेट एट्रीब्यूट सिंटैक्स होता, सेट एट्रीब्यूट करके करा मैंने, लिंक डॉट सेट एट्रीब्यूट। उसका पहले एट्रीब्यूट क्या था, एट्रीब्यूट था HREF एट्रीब्यूट था, उसकी वैल्यू क्या थी, ये वर्ल्ड वाइड लाइफ। ठीक, तो हम लोगों ने कर दिया वर्ल्ड वाइड लाइफ की जगह HREF की वैल्यू चेंज करके ये एट्रीब्यूट की वैल्यू, ये वैल्यू टू बी रिप्लेस, देखो मैंने पीपीटी में बताया था। एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट फिर जो नई वाली वैल्यू देनी वो एकदम वैसे ही करा मैंने, एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, फिर जो एट्रीब्यूट है, फिर जो एट्रीब्यूट की नई वैल्यू देनी वो एट्रीब्यूट था HREF, पुरानी वैल्यू थी वो वर्ल्ड वाइड फेडरेशन वाला और वाइल्ड लाइफ फेडरेशन वाला। अब मैंने ये नया लिंक दे दिया। अब देखो, अब मैं नया लिंक खोलूंगा, ये देखो क्विक ड्रॉ खुल रहा है इसमें। ठीक, पहले ये खुल रहा था, अब ये मैंने एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर दी। ठीक, तो ये था एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करना। अब हाँ, अब ये आता, जैसे मैंने देखो कंटेंट याद होगा, कंटेंट क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर कंटेंट, जो कंटेंट वाला डिव था ये सेलेक्ट हो स्टोर हुआ था कंटेंट में। तो मैंने क्या करा, अब इसका एक एक करके वैल्यू देखो। सक्सेस क्लास में मैंने कुछ नहीं, सक्सेस क्लास में सिर्फ कलर ग्रीन दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो क्लास है, डिव की क्लास कंटेंट थी, है ना, तो अब उसमें क्लास एक और अपेंड कर देगा, उसका नाम होएगा सक्सेस। ये समझो कि अपेंड कर रहा है, जो पुरानी क्लास थी उसको हटा नहीं रहा है। कंटेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, ये कंटेंट वाला क्लास, ये कंटेंट वाला टैग हमारे पास, इसका एट्रीब्यूट है क्लास, एट्रीब्यूट का नाम क्लास, एट्रीब्यूट की वैल्यू, क्लास का नया नाम सक्सेस। सक्सेस वाले में कलर ग्रीन हो जाना चाहिए, मैंने करा था, देखो इसका कलर ग्रीन हो गया। ठीक, तो यही था, मैंने क्लास इसमें एक और ऐड कर दी सेट एट्रीब्यूट से ही, ये ऐसे ऐड कर सकते हैं। और देखो, और सेट एट्रीब्यूट में एक स्टाइल भी एट्रीब्यूट होता है, मतलब जैसे ओंकार सर ने बताया था कि एक इनलाइन स्टाइलिंग कैसे करते हैं, स्टाइल बराबर यहाँ पे वेट जो भी देनी है ऐसे, तो इसी तरह स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट है, एक टैग का स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट है। तो सेट एट्रीब्यूट में लोग स्टाइल को भी यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने कहा कंटेंट वही, ये पी टैग ये वाला, कंटेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, उसकी स्टाइल में क्या करा हम लोगों ने, कलर रेड ऐड कर दिया, तो देखो रेड कलर हो गया। ठीक, ये सब हम डॉम के थ्रू चेंज कर रहे हैं, ये भी डॉम के थ्रू करा मैंने। ठीक,
और डायरेक्ट भी कर सकते बिना सेट एट्रीब्यूट के। क्लास नेम करके होता है, कंटेंट डॉट क्लास नेम सक्सेस डायरेक्ट कर दिया मैंने। ये अच्छे से मैं बाद में लिंक दे दूंगा, उससे पढ़ लेना। कंटेंट डॉट क्लास नेम डायरेक्ट सक्सेस कर दिया तो देखो डायरेक्ट ग्रीन हो गया। मैंने इस कंटेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट नहीं यूज करा, डायरेक्ट क्लास नेम चेंज करके कर दिया। तो ये तो था एट्रीब्यूट चेंज करना। और एक और वे है, देखो क्वेरी सिलेक्टर पी से सारा सेलेक्ट हो जाता, मतलब सॉरी एक सेलेक्ट होता, तो पी के जो क्लास लिस्ट है उसमें हम लोग कुछ ऐड या रिमूव डायरेक्ट ऐसे कर सकते। जैसे एरर क्लास से क्या हो रहा था, कलर चेंज हो रहा था, तो P3 ने क्या करा, पैराग्राफ टैग सेलेक्ट करा P, उसकी क्लास लिस्ट में ऐड कर दिया एरर। ठीक, देखो इसका टेक्स्ट भी ब्लू हो गया, सॉरी ब्लू हो रहा था एरर क्लास, ठीक, रैंडम टेक्स्ट का कलर भी ब्लू हो गया। ठीक, ये P3। और इसी तरह अगर हम लोग रिमूव करना चाहें तो यहाँ पे मैं रिमूव कर दे रहा। रिमूव करने से देखना ब्लू कलर हट जाएगा, वो क्लास नेम एरर क्लास रिमूव कर दी, देखो फिर से नॉर्मल ब्लैक हो गया। तो ये था बेसिक डॉम में। और अब एक और आता है इसके बाद, इवेंट हैंडलर्स वगैरह। इवेंट हैंडलर्स बचा बस लास्ट टॉपिक। तो इवेंट हैंडलर्स कुछ तरह के इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, मतलब जब भी कोई वेब पेज में कोई यूजर कहीं पे क्लिक कर रहा है, या फिर विंडो वगैरह लोड हो गया, या फिर कोई भी पर्टिकुलर की तुम हिट कर रहे हो, या माउस ओवर, माउस प्रेस कर रहे हो, माउस बटन रिलीज कर रहे हो, है ना, ये सब के भी इवेंट होते हैं। फॉर्म सबमिट कर रहे हो, तो ये मैंने लिंक दिया है, इस पे जाके देखना, इस पे ये ऑफिशियल पे है, तो इस पे जाके देखना सारे जितने भी इवेंट्स है सबका एक लिस्ट है ना, सारे जितने ES6 में हैं इंक्लूड करके सारे, बहुत सारे देख लेना। अभी बेसिक बताते रहे मैं इवेंट कैसे यूज करते हैं। ठीक, इवेंट हैंडलर के बाद सीधा डाउट सेशन ले लेंगे। तो देखो इवेंट हैंडलर कुछ नहीं, CSS पे तुम अभी ज्यादा फोकस नहीं करो, CSS वगैरह तो आती होगा, अभी सिर्फ JS का बता रहा मैं। एक डिव है ना, उसके अंदर एक H1 है, एक बटन है, एक और डिव है, उसके अंदर एक पैराग्राफ टैग खाली है, वो खाली मैंने सर्कल बनाने के लिए दिया था। अब बस JS देखना, तो देखो पहला क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कि देखो जैसे हमारा ये H1 है, इस पे मैंने एक इवेंट हैंडलर दिया ऑन क्लिक, ऐसे डिफाइन करते। पहले पीपीटी में दिखा था, ये देखो एलिमेंट डॉट इवेंट लिस्ट, सॉरी इवेंट लिस्ट में बाद बताता। जैसे पहले यहाँ देखो जो इनलाइन कैसे हम लोग बताते, जैसे मैंने H1 था, H1 में एक इवेंट लिस्टनर दे दिया, इवेंट हैंडलर ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक क्या करेगा, ऑन क्लिक नाम से ही आ रहा होगा, क्लिक करने पे ये जो इसके बाद फंक्शन लिखा है ये ट्रिगर करेगा। दिस कीवर्ड मैंने बताया, जो H1 का वैल्यू होगा वही दे देगा, करंट वैल्यू क्लिक एट है वो दे देगा, जो करंट ऑब्जेक्ट का वैल्यू था वो दे देता। तो ऑन क्लिक के अंदर जो भी फंक्शन है, ये मैंने फंक्शन लिखा है, चेंज टेक्स्ट फंक्शन, फंक्शन ऐसे ही लिखते हैं अंदर पैरेंथेसिस में आर्गुमेंट। तो H1 पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा चेंज टेक्स्ट इवेंट फायर होगा, वो जावास्क्रिप्ट में जाके देखेगा चेंज टेक्स्ट कर क्या रहा है। तो चेंज टेक्स्ट क्या कर रहा है, चेंज टेक्स्ट इसका कर रहा है, जो भी एलिमेंट ले रहा है, दिस से हम लोग एलिमेंट दे रहे हैं H1 का इनर HTML चेंज कर दे रहा है वॉस क्लिक करके, वॉस क्लिक कर दे रहा है उसको। ठीक, इसको मैं करके बताता। ठीक, अब जैसे ये H1 था हमारा, तो देखो इसको मैं क्लिक करूंगा, देखो वॉस क्लिक्ड आ गया। ठीक, फिर से लोड करा, देखो अभी कुछ नहीं हो रहा, माउस ओवर करा कुछ नहीं, बट देखो जैसे मैंने क्लिक करा तो वॉस क्लिक्ड आ गया। तो ये बेसिकली होता है इनलाइन, हम लोगों ने इवेंट कैसे हैंडल करा, इनलाइन ही दे दिया कि क्लिक कर रहा है तो ये कर दे। अब देखो दूसरा, देखो बटन के अंदर भी डाल दिया, मतलब कोई भी एलिमेंट के अंदर तुम डिफ के अंदर भी दे देते। मैं अगर इस डिफ के अंदर ऑन क्लिक देता, तो अगर मैं H1 के बजाय डिफ में कहीं क्लिक करता तो वहां भी काम करता, सही नहीं H1 पे ही करे। देखो ठीक, अभी देखो, और ये देखो बटन में ऑन क्लिक दे रहा हूँ। ठीक, बटन में ऑन क्लिक दे रहा हूं, तो बटन पे जब क्लिक करेगा तब ये इवेंट ट्रिगर होगा। बटन में इवेंट क्या, चेंज कलर इवेंट तुम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो क्या करना है तुमको। देखो चेंज कलर, ठीक, हम लोग इवेंट बटन में दे रहे हैं, बट हम लोग चेंज इस डिफ का कलर कर रहे हैं। हम लोग इवेंट इस बटन पे दे रहे हैं, बट चेंज देखो क्या कर रहा है, चेंज कलर क्या कर रहा है, पहले डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से सेलेक्ट कर ले रहा है क्लिक बॉक्स कौन सा है, ये है क्लिक बॉक्स, ये क्लास सेलेक्ट कर ला, ये कलर्स कर ली, और फिर इसके बाद का इसके अंदर का जो कलर है वो चेंज कर दे रहा है। देखो पहले बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दे रहा है, मैंने बैकग्राउंड कलर अभी ये दे रखा था पर्पल, फिर उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दे रहा है। ठीक, चेंज कलर इवेंट, बस इधर चेंज कलर में गया, जावास्क्रिप्ट में गया, चेंज कलर फंक्शन देगा,
फंक्शन क्या कर रहा है, पहले सेलेक्ट कर रहा है क्लिक बॉक्स नाम का क्लास, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दे रहा है। तो देखो मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक बॉक्स वाला क्लास ये, देखो मैंने इसको क्लिक करा, ये ब्लू हो गया। ठीक, पहले पर्पल था, मैंने इसको क्लिक करा तो ये ब्लू हो रहा। तो हम लोग कोई दूसरा एलिमेंट भी ट्रिगर कर सकते हैं, कोई दूसरे एलिमेंट पे क्लिक होने से कोई दूसरे एलिमेंट का इवेंट भी ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक, अब बस एक और बता दे रहा हूँ, ये इवेंट बॉक्स करके ये वाला डिव है, ये सर्कुलर डिव, इसमें जैसे कोई इवेंट, जैसे मैंने बताया इवेंट लिसनर का यूज बता दे रहा हूँ। तो देखो इवेंट लिसनर क्या करेगा, हम लोग का पहले तो वैर सर्कल क्या स्टोर कर रहा है, सीधा जाके इवेंट बॉक्स ये वाला डिव है, इसकी आईडी ये डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से उसने सर्च करा, इवेंट बॉक्स ले लिया, फिर उसमें दो इवेंट लिसनर का सिंटैक्स देखो, ये एलिमेंट वही जो भी ऐड इवेंट लिसनर ऐसे कैमल केस में, इवेंट फिर फंक्शन, इवेंट फिर फंक्शन का नाम। ठीक, इवेंट प्री डिफाइंड होंगे, इवेंट जैसे कि ऑन क्लिक, माउस ओवर, की हिट करने पे अलग होता है, की स्ट्रोक्स वगैरह, और फंक्शन ये तुम्हारा डिफाइंड होगा, ये प्री डिफाइंड, ये तुम्हारे डिफाइंड, ये भी सिंटैक्स के अंदर है। ठीक, ऐसे करते हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट करा सर्कल, सर्कल, अब सर्कल में इवेंट लिस्ट डालो, मतलब सर्कल में जो भी ये इवेंट होंगे ये उन पे रिएक्ट करेगा। तो सर्कल डॉट डॉट एड इवेंट लिस्नर। ठीक, तो सर्कल डॉट एड इवेंट लिस्नर करा मैंने, तो उसका पहला इवेंट लेता है, इवेंट में क्या माउस ओवर दे रखा मैंने, तो माउस ओवर में क्या करेगा, माउस ओवर इवेंट का नाम, मतलब जब उस पर ऊपर माउस होवर करेंगे हम लोग तो वो फंक्शन वन फायर करेगा, माउस ओवर इवेंट तब फंक्शन वन फायर करा, माउस आउट जब इवेंट सेम सर्कल पे ऐड इवेंट लिस्नर, माउस आउट जब इवेंट है तब फंक्शन टू फायर करेगा। ठीक, ऐसे इवेंट लिस्नर, इवेंट का नाम, फंक्शन का नाम, फंक्शन वन क्या कर रहा है, सर्कल का बैकग्राउंड कलर ब्लू कर रहा है, फंक्शन टू सर्कल का बैकग्राउंड कलर रेड कर रहा है, डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी से बताया था मैंने। तो सीधा माउस ओवर, माउस रखने पे ब्लू हो जाना चाहिए, माउस हटाने पे वापस रेड। ठीक, अब जैसे ये है, तो देखो माउस ओवर कर रहा हूँ मैं तो ब्लू हो जा रहा है, माउस हटा रहा हूँ तो रेड। ठीक, फिर माउस ओवर कर रहा हूँ तो ब्लू। यही था बेसिक इवेंट लिसनर। और तो आई गेस कुछ नहीं बचा, अभी डॉम वगैरह में डाउट्स हो तो पूछ लो। हेलो, हाँ हाँ। डॉम वगैरह में डाउट है किसी को? अनम्यूट करूँ क्या सबको? हाँ कर दे भाई, वैसे नींद आ रहा होगा। माउस आउट किया था, एक जन का डाउट है। भाई माउस आउट मतलब सीधा यही है, माउस ओवर मतलब जब हम लोग उस पे माउस ला रहे हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे, माउस आउट मतलब हटा दे रहे हैं, माउस ओवर मतलब ला रहे हैं, माउस आउट मतलब हटा रहे हैं उस एलिमेंट से माउस कर्सर अपना। ये सब तो सीएसएस से भी होता है, डॉम से क्यों? अरे ये तो मैंने अभी मतलब बेसिक तुम्हारे लिए बता दिया, और भी बाकी से जैसे की स्ट्रोक्स होते हैं वो तुम सीएसएस से कैसे कर सकते हैं, और ऑन क्लिक इवेंट्स है, क्लिक करने पे ये चीज करे, ये इवेंट ट्री करो, वो कैसे, वो नहीं कर सकते ना। सीएसएस में सिर्फ बेसिक बेसिक हॉवर ऑवर वगैरह होते हैं। अ, विश्वास वो बता दे। हाँ टास्क भाई, सो गए सब मेरे को तो लग रहा। देखो हाँ भाई टास्क बता दे। इंटरेस्ट, हाँ टास्क इंटरेस्टिंग बताता हूँ मैं। अरे कोड मत खोलना, डायरेक्ट मतलब। अरे HTML खोलेगा ना सिर्फ। ठीक, देखो ये टास्क है, टास्क में करना क्या है, एक ऐसे बनाना है, मतलब CSS HTML देख लेना, अपना बेसिक फंक्शनैलिटी होना चाहिए। जैसे मैंने 4 आइटम्स दे रखे, तो बिल कैलकुलेट करेगा, जैसे मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ये इसका प्राइस 10 रुपीज है, तो यहाँ पे 10 आ जाता है, और यहाँ पे ये पास पे क्लिक करता हूँ तो 10 प्लस 50 60, उसी में जितना ऐड कर रहा है, कॉफी ऐड करा 60 प्लस 15 75, फिर 20 प्लस 30 105। ठीक, ऐसे करके टोटल आ जाना, और रीसेट करने पे पूरा जीरो, वापस से स्टार्ट। ठीक, प्लस आइकन ये फॉन्ट ऑसम से ले सकते हैं। हाँ
देखो स्टाइलिंग तुम्हारे ऊपर है, तुम प्लस का साइन बना के भी मतलब फंक्शनैलिटी तो यही आना चाहिए। हाँ ये आई एम अंडर वाटर। ये क्यों लगाया आई एम अंडर द वाटर? हाँ ऐसे डेडलाइन लगा। इसका कल, कल मिडनाइट, कल 12 कल बजे। वाला मिडनाइट। हाँ कल 12 बजे। और वो टास्क 3 का है कल इवनिंग वाला 12 बजे, ठीक है ना? कल तो दोपहर देख कल लेना। इवनिंग में कौन सा बार हाँ आता है बे? अरे मतलब वही दोपहर वाला। अरे चेतन बंद कर दी ना रिकॉर्डिंग। कर दो।